हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रूट्स ऑफ स्पेशल एजुकेशन। गाइस, एग्जाम प्रिपरेशन की हमारी तैयारी चल रही है। पेपर 3 हमारे कंप्लीट हो चुके हैं और आई होप कि आप लोगों ने बेहतर परफॉर्म किया होगा उन पेपर में। तो आइए स्टार्ट करते हैं पेपर 4 की प्रिपरेशन। 2 दिन का ब्रेक हो चुका है आई थिंक। बिल्कुल बहुत बढ़िया तरीके से आप लोग रिफ्रेश हो चुके हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पेपर 4 जो कि आपको पता ही है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड लर्निंग के ऊपर है। साइकोलॉजी बेसिस है इस पेपर का। ठीक है, बट बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। जो बच्चे नॉन साइकोलॉजी बैकग्राउंड के, जिन्होंने कभी साइकोलॉजी नहीं पढ़ी है, उनको भी इन सेशंस के द्वारा बेनिफिट होने वाला है। और इन सेशंस की लैंग्वेज जो है, और इन सेशन को इस तरीके से तैयार किया गया है, तो चाहे आप साइकोलॉजी बैकग्राउंड के हो या नॉन साइकोलॉजी बैकग्राउंड के हो, आप पेपर में बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे यदि आप इन सेशंस को देखना नहीं भूलते हैं और अच्छे से परफॉर्म करते हैं। अच्छे से आप सेशंस को अटेंड करते हैं, 2-3 बार अच्छे से सुनते हैं, क्योंकि समय पर आपको वीडियो मिल रहा है अब की बार। तो आप इनका प्रॉपर जो है की नोट्स, यहाँ पे फुल नोट्स तो बनाना इस समय पे पॉसिबल नहीं है, लेकिन की नोट्स यदि आप बना लेते हैं तो पेपर के टाइम पे आपको रिवीजन 1-2 बार आप उसको कर पाएंगे। ठीक है गाइस, तो ये पेपर 4 रहेगा। पेपर 4 आपका 3 या 4 वीडियो में आपका आने वाला है। ठीक है, तो आज शाम को भी आपको एक वीडियो मिलने वाला है इसी के ऊपर ही। ठीक है, तो ये आपका यूनिट 1 में आपको, हालांकि मैंने सारा मिलाकर के ही मैं आपका बनाऊंगी, ऐसा यूनिट वाइज तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है तो आप जो है इस पर्टिकुलर सेशन में मैंने यूनिट 1 को फोकस किया हुआ है, क्योंकि ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है यूनिट 1 में दिया गया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि सबसे पहले हम लोग कंटेंट रिव्यू करते हैं। कंटेंट आपको पता ही है, यूनिट 5 है। 5 यूनिट में सबसे पहली यूनिट ग्रोथ और डेवलपमेंट है, जिसको हम लोग इस इस सेशन में देखने वाले हैं। अपकमिंग सेशन में आप जो है वो स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट के ऊपर देखेंगे। गाइज, इन दोनों यूनिट में से ज्यादा नहीं तो 5-7 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट। इवन मैं कहूंगी पूरे पेपर का बेस जो है वो ये 2 यूनिट के अंदर जो है वो आ रहा है। ठीक है, और ये पेपर उनके लिए थोड़ा सा इजी होगा जिन्होंने अभी अभी सीटेट की तैयारी करी है। तो सीटेट में भी आपको पता है कि आपका सीडीपी का पेपर होता है, और वो पेपर भी जो है वो इसी के ऊपर ही बेस्ड होता है। तो उनको बहुत बेनिफिट होने वाला है अगर उन्होंने वहां पे तैयारी जो है वो बहुत अच्छे से की है। और ये उन्होंने नहीं भी की है तो जगह जो है वो सेशंस अच्छे से अटेंड करिए। और आपको जो है वो बिल्कुल भी जो है वो परेशानी नहीं होने जा रही है पेपर्स में। मैंने आपके इस सेशंस को बनाने में न केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ध्यान में रखा है, बल्कि सेशंस के इंटरनल जो पॉइंट है उनको भी ध्यान में रखते हुए जो है आपके जो है इन वीडियोस को बनाया है। तो ऑल द वेरी बेस्ट गाइस। और ऐसे ही आपकी जो है यूनिट 4 जो है वो साइकोलॉजिकल प्रोसेस, और यूनिट 5 जो है क्लासरूम मैनेजमेंट पे है। इसके साथ ही गाइस एक चीज और मैं अनाउंस करना चाहूंगी कि चैनल पर ऑलरेडी 2 प्लेलिस्ट है। ह्यूमन ग्रोथ और डेवलपमेंट की एक प्लेलिस्ट है, 4-5 वीडियो उसमें भी हैं। और बिहेवियर मॉडिफिकेशन की एक प्लेलिस्ट है, जो कि आपकी यूनिट नंबर 5 से कनेक्टेड है। ठीक है, तो जिन लोगों को और भी डिटेल में सेशंस चाहिए हो तो वो आप जो है उसको गो थ्रू कर सकते हैं। मैं दोनों का प्लेलिस्ट का लिंक जो है इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप वहां से चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आपको पता ही है पेपर हमारा 4 पार्ट में आ रहा है। ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव में 1 और 2 नंबर के क्वेश्चन होंगे, और सब्जेक्टिव में 5 और 10 नंबर के क्वेश्चन होंगे। Guys, बहुत सारे बच्चे मुझसे ये पूछ रहे हैं कि मैम, हम लोग जो है वो एग्जाम्पल्स इसमें लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, एग्जाम्पल लिखने पे हमें मार्क्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो वैसे एक चीज मैं आपको बिल्कुल क्लियर करना चाहूंगी कि 1 और 2 नंबर के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है गाइस, वो आपके बहुत कम उसमें पूछ रहा है। ठीक है, तो आपको जो है कम शब्दों में जो है आपको उनका जो है आंसर देना है, तो यहाँ पे ज्यादा एग्जाम्पल आप देना उचित नहीं होगा। ठीक है, बहुत अच्छा स्कोर यहाँ नहीं कर पाएंगे इस तरीके से। तो यहाँ पे आप जो है टेक्निकल डेफिनेशन को लिखिए। और फुल फॉर्म में तो गाइस आप कुछ भी और नहीं लिख सकते, आपको सिर्फ और सिर्फ उसकी फुल फॉर्म ही लिखनी है। चाहे हिंदी मीडियम में लिखे, चाहे इंग्लिश मीडियम में लिखे। लेकिन अब आप अगर आप फुल फॉर्म को ट्रांसलेशन करके, आपको ये याद नहीं आ रही फुल फॉर्म क्या है, और यदि आप उसको ट्रांसलेशन करके लिख देते हैं, तब भी वो जो है वो आपको मार्क्स स्कोर नहीं करोगे। 2 नंबर में वो आपसे 2 या 3 लाइनों में डेफिनेशन पूछ रहा है, एक्सप्लेन करने के लिए पूछ रहा है। अब आप वहाँ पे 5-7 लाइनों के एग्जाम्पल देने के बाद आप सोचते हो कि मेरे तो पता नहीं 2 में से 4 नंबर आ जाएंगे, तो सॉरी, 2 में से 2 भी नहीं आने वाले हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल को करेगा कनेक्ट, लेकिन 25% के करीब, इससे ज्यादा नहीं।
ठीक है। और सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप चाहें तो एग्जांपल्स जो है वो दे सकते हैं, क्योंकि वहां पे हमें क्वेश्चंस को इलेबोरेट करना होता है, एक्सप्लेन करना होता है। सब्जेक्टिव का मतलब ही होता है कि आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, ठीक है, व्यक्तिनिष्ठ। ओके, तो व्यक्ति की सोच क्या है, तो एग्जाम्पल ऑलरेडी इसमें हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लेकिन ऑब्जेक्टिव होता है वस्तुनिष्ठ, तो यहाँ पे क्वेश्चन पे फोकस करना है, ना कि एग्जाम्पल पे। चलो, तो ये हो गया आपका क्वेश्चंस के रिलेटेड आपकी जो क्वेरीज थी। उसके बाद गाइस हम लोग स्टार्ट करते हैं आपका जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, पहला पार्ट जो रहेगा। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में गाइस यहाँ पर जो है, जब आप डायरेक्टली सिलेबस को देखते हैं तो सिलेबस में डायरेक्टली आपको क्वेश्चंस नहीं है, आपको ऑब्जेक्टिव के एक्सपेंडेड फॉर्म के नहीं दिख रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे पेपर्स ऐसे हैं जहाँ पर डायरेक्टली जो है वो आपको एक्सपेंडेड फॉर्म दिखती है, जैसे आपका ग्रो सॉरी जैसे आपका एक्टर पॉलिसी से रिलेटेड होती है, डिसेबिलिटी का पेपर होता है, तो इनमें डायरेक्टली आपको दिखता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन के अंदर से, टॉपिक के अंदर से जो है वो पॉइंट्स जो है वो आपके प्रीवियस ईयर पेपर में भी आ रहे हैं, और उसी को ही ध्यान में रख करके जो है आपके इस सेशन को बनाया गया है। तो फुल फॉर्म और एक्सपेंडेड फॉर्म की बात करते हैं। तो पहला है गाइस LTM, ठीक है, लॉन्ग टर्म मेमोरी, और दूसरा है STM, शॉर्ट टर्म मेमोरी। ये दोनों ही आप सब जानते भी होंगे कि टाइप्स ऑफ मेमोरी के पार्ट है, ठीक है। लॉन्ग टर्म मेमोरी और शॉर्ट टर्म मेमोरी, टाइप्स ऑफ मेमोरी इसमें आ रहा है गाइस। और जो है तीन प्रकार का मेमोरी के टाइप्स होते हैं, सेंसरी मेमोरी, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। तो जब फुल फॉर्म की बात करें तो दो ही यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, LTM मतलब लॉन्ग टर्म, ठीक है, STM मतलब शॉर्ट टर्म, आगे लगा दिया मेमोरी, ठीक है। VAKT क्या होता है गाइस, VAKT आपका विजुअल ऑडिटरी काइनेस्थेटिक और टेक्टाइल क्या है आपका, VAKT विजुअल ऑडिटरी काइनेस्थेटिक और टेक्नाइल का एक क्वेश्चन ऐसा है जो हर पेपर में हमारे सामने आ रहा है, वो है लर्निंग स्टाइल्स का, है ना। तो आपको पता ही, ऑडिटरी लर्नर होते हैं, विजुअल लर्नर होते हैं, टेक काइनेस्थेटिक लर्नर होते हैं। तो क्योंकि लर्निंग स्टाइल इस पेपर में आ रहा है, आई थिंक यूनिट 3 में, तो इसीलिए हो सकता है कि वो आपसे VAKT का फुल फॉर्म पूछ ले, ठीक है। तो VAKT है विजुअल ऑडिटरी काइनेस्थेटिक और टेक्टाइल, ये एक अप्रोच है, ठीक है। तो आगे अब मूव करते हैं FA। FA होता है गाइस फंक्शनल एनालिसिस। क्या होता है, फंक्शनल एनालिसिस, जो कि आपकी लास्ट यूनिट क्लासरूम मैनेजमेंट से कनेक्टेड है, ठीक है। बिहेवियर मॉडिफिकेशन में एक स्टेप होता है जब हम कार्यात्मक विश्लेषण करते हैं, दैट इज कॉल्ड फंक्शनल एनालिसिस, ठीक है। ADD, ADD क्या है, अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर, और ADHD क्या है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। ये दोनों ही टॉपिक आपके अटेंशन के टॉपिक से कनेक्टेड है, ठीक है। अटेंशन में जब किसी भी प्रकार की कमी आती है और वो एक एक्सट्रीम क्रॉस कर जाती है, तो वो कई बार डिसऑर्डर का रूप ले लेती है। तो अटेंशन से रिलेटेड दो डिसऑर्डर है, अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर और अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। बस यहाँ पे H से हाइपर एक्टिव हो जाएगा, बाकी जो है वो सेम रहेगा, ठीक है। तो आई होप कि 6 के 6 आपको बिल्कुल समझ में अभी आ गए होंगे। मैं अर्थ को इसलिए कनेक्ट कर रही हूँ ताकि आपको चीजें जो है वो याद रहें। आगे मूव करते हैं गाइस। अब आगे आगे आपके इंटेलिजेंस का जो टॉपिक है उससे कनेक्टेड आपके जो है एक्सपेंडेड फॉर्म। MA, MA क्या होता है, मेंटल एज, है ना। CA होता है क्रोनोलॉजिकल एज। IQ होता है इंटेलिजेंट क्वेश्चन। तो IQ का फॉर्मूला है ना, IQ का फॉर्मूला क्या होता है, MA/CA मल्टीप्लाई बाय 100, है ना। तो वही पूछ रहा है आपसे, तो MA का मतलब क्या होता है, मानसिक आयु या मेंटल एज, ओके। CA क्या होता है, क्रोनोलॉजिकल आयु या बच्चे की शारीरिक या वास्तविक आयु। IQ इंटेलिजेंट क्वेश्चन। हाँ, 2 नंबर में आपसे IQ का फॉर्मूला जो है वो पूछ सकता है, तो वो ध्यान में रखिएगा। 1 नंबर में कभी भी IQ का फॉर्मूला नहीं आएगा। 1 नंबर में हमेशा इनको तोड़ करके, तीनों उसके टुकड़े हो गए ना, MA, CA, IQ, तो उसको उसने फुल फॉर्म में पूछेगा। अब आ गया मिलता जुलता एक और टर्म SQ। ये SQ क्या होता है, ये होता है गाइस, जैसे IQ इंटेलिजेंट क्वेश्चन होता है, यानी कि बुद्धि लब्धि, ऐसे SQ जो है वो सोशल क्वेश्चन होता है, सामाजिक लब्धि, है ना। सामाजिक जो है आपकी कितनी योग्यता है, कितनी आपकी लब्धि है, कितना आपकी कार्य करने की क्षमता है। तो एक एक अब एक क्वेश्चन आ गया मेरे तरफ से आपके पास, कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिएगा कि SQ का फॉर्मूला क्या होता है। IQ का फॉर्मूला तो हमको मालूम है, MA/CA मल्टीप्लाई बाय 100। अभी हिंट दे रही हूँ कि इसमें थोड़ा सा ही अंतर है, और वो क्या अंतर है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका फॉर्मूला दे करके दो, ठीक है। BMP क्या होता है गाइस, क्लास लास्ट जो है आपका टॉपिक है क्लासरूम मैनेजमेंट, उसी से ही कनेक्टेड है। BMP, BMP क्या होता है, बिहेवियर मॉडिफिकेशन प्रोग्राम, और BMT क्या होता है, बिहेवियर मॉडिफिकेशन टेक्निक्स, ओके। तो जब P की जगह T आ जाएगा तो टेक्निक्स हो जाएगा, और P हो गया तो प्रोग्राम हो गया। BM से तो
आपको मालूम ही है बिहेवियर मॉडिफिकेशन होता है, ठीक है। आगे मूव करते हैं। फुल फॉर्म है गाइस और ईक्यू। जैसे आईक्यू आया, एसक्यू आया, ऐसे ईक्यू भी है। ईक्यू क्या होता है? इमोशनल क्वेश्चन, ठीक है। भावनात्मक आपकी जो है वो कितनी जो है आपकी योग्यता है, कितनी क्षमता है, आप इमोशनली कितने स्ट्रोंग हैं, इस चीज को जानने के लिए आपका ईक्यू निकाला जाता है। तो गाइस ध्यान दीजिएगा, हमें हम सबको जब हम साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, हम जब बच्चों के बारे में ये सब चीजें जान रहे हैं, तो मुझे लगता है एक क्यूरियोसिटी हमारे अंदर होनी चाहिए कि मेरा आईक्यू कितना है ना, मेरा एसक्यू कितना है और मेरा ईक्यू कितना है। तो होपफुली जब एग्जाम खत्म हो जाएंगे, हमें थोड़ा सा ब्रेक मिलेगा, तो जानने का प्रयास कीजिएगा कि इनको पहले तो जाना कैसे जाता है, बीइंग एज ए टीचर हमें पता होना चाहिए। और फिर अब जाना जाता है, पता चला, तो चलिए देखते हैं, हम अपना भी निकाल लें कि हमारा हम कितने इमोशनली स्टेबल है ना, हम कितने इमोशनली स्ट्रांग है, हम सोशली कितने कैपेबल हैं, ठीक है। और हमारा जो है वो कार्य करने की क्षमता कैसी है, हमारी बुद्धि लब्धि कैसी है। तो ई आईक्यू, एसक्यू और ईक्यू, ठीक है। क्लियर हो गया। अब आ गया एबीसी, ये फिर से कि यूनिट 5 से आ गया गाइस। दिस इज रिलेटेड टू फंक्शनल एनालिसिस, अभी हमने पढ़ देखा था। तो ये बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं, आप चाहोगे तो भी मैं इसको बोलने नहीं दूंगी, बड़ी लग रही है ना ये एब्रीवेशन, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं गाइस। ये अभी हम जब क्लासरूम मैनेजमेंट का टॉपिक पढ़ेंगे, तो पूरा का पूरा जो ना इसके ऊपर बहुत डिटेल में मैं आपको बताने वाली हूँ। और फिर मैं आपको बता दूं कि प्लेलिस्ट में फंक्शनल एनालिसिस के ऊपर पूरा का पूरा एक वीडियो रखा हुआ है, ठीक है। तो भूलने का तो कोई गुंजाइश नहीं है यदि आप इसे ध्यान से समझते हैं तो एबीसी क्या होता है गाइस? एंटीसीडेंट, बिहेवियर और कंसिक्वेंसेस। क्या होता है? एंटीसीडेंट, बिहेवियर और कंसिक्वेंसेस। सीडब्ल्यूएसएम क्या होता है? चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। सीडब्ल्यूएसएम क्या होता है? चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, ठीक है। तो ये तो आपको मालूम ही है। फिर आ गया गाइस जेडपीडी। जेडपीडी क्या है? जेडपीडी गाइस यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया, जोनल नहीं है, जोन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है, जोन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। तो ये क्या है गाइस? ये लर्निंग की एक थ्योरी है जो कि वाइगॉट्स्की ने दे रखी है, और उस थ्योरी में हम लोग इसको पढ़ेंगे क्या होता है जोन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये जोनल नहीं है, जोन है। प्लीज अगर आप राइट डाउन कर रहे हैं और नहीं कर रहे हैं तो फिर से क्या कहूंगी, पॉज करिए वीडियो को और जा करके कॉपी पेन लेकर के आइए, अभी आपके पास इनफ टाइम है, ठीक है। अभी आपके पास इनफ टाइम है, 2 दिन आपको सिर्फ रिफ्रेश होने के लिए दिए गए थे, ठीक है। अब जो है डेली हमारी जो है प्रिपरेशन कंटिन्यू रहेगी। तो अब जो है नोटबुक में आप नोट कर सकते हैं कुछ पॉइंट, खास तौर से आप 1 पॉइंट वाले 1 नंबर वाले जो मैं इनको तो जरूर करिए, ताकि पेपर से पहले जो है 2-3 बार आप इसको देख पाए और रिवाइज कर पाए। तो ये क्या है? जोन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। एसएलटी क्या होता है गाइस? सोशल लर्निंग थ्योरी, जो एल्बर्ट बेंडूरा ने दी थी। तो ये सारी गाइस लर्निंग थ्योरीज हैं हमारे सिलेबस में, ठीक है। जितना भी पॉसिबल होगा मैं कोशिश करूंगी कि आपको इनको करवा सकूं, ठीक है। तो ये क्या है आपका जो सोशल लर्निंग थ्योरीज, ठीक है। टीएलएम क्या होता है? टीचिंग लर्निंग मटेरियल। क्या होता है? टीचिंग लर्निंग मटेरियल। तो ये कुछ एक गाइस आपकी एब्रीवेशंस है, एक्सपेंडेड फॉर्म है, विस्तार करना कह सकते हैं आप। तो आई होप कि इससे बाहर कुछ नहीं आना चाहिए, क्योंकि इससे प्रीवियस ईयर को भी कंसर्न कर रहा है। तो इंटरनली मैंने आप सिलेबस उठा करके देखिएगा, मैंने इंटरनली जो है वो इनको निकालने का प्रयास किया है। तो होपफुली इतना सफिशिएंट रहेगा, आपके 5 क्वेश्चन इसमें से आ जाने चाहिए, ठीक है। चलिए आगे मूव करते हैं गाइस। अब आ जाते हैं आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो सब्जेक्टिव में, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हमारा जो पेपर है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड लर्निंग के ऊपर है, तो आप समझ सकते हैं कि इस पेपर का हार्ट एंड सोल ही है ये पूरी आपकी पहली और दूसरी यूनिट, जिसको हम आज में डिस्कस करने जा रहे हैं। अभी आपको सेशन 1 मिल रहा है ग्रोथ और डेवलपमेंट का, जिसमें ग्रोथ से रिलेटेड आपके सारे क्वेश्चंस कवर होने जा रहे हैं, ठीक है। और जो है इवनिंग में आपको जो है वो स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट का टॉपिक मिलने वाला है। तो आप ये समझिए कि 40% सिलेबस आपका ये 2 सेशन में कवर हो जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा गाइस, ठीक है। और पॉइंट वाइज चीजों को देखने का प्रयास कीजिएगा। ऑफ कोर्स आपके पास भी जो भी रिसोर्सेस अवेलेबल है उन पे भी बिलीव कीजिए, उनमें से डिटेल में चीजों को पढ़िए। मेरा जो है वो गाइस सेशंस का पर्पस इतना होता है, बीइंग एज ए टीचर जो है मेरे ये पर्पस होता है कि आपको कंटेंट जो है वो समझ में आए। जब समझ में आएगा तो चीजों को आप जो है वो एक्सप्लेन कर पाओगे। और वो जो है आपको, जो आपके पास जो नोट्स है जो कुछ भी है, बस उनको जो है क्वालिटी देख लीजिएगा कि वो रिलेटेड है या नहीं है ना, सही चीज उनमें दे रखी है या नहीं दे रखी, ये बस नाप तोल के देख लिया। फिर उसके बाद बेशक से उन पर भरोसा कीजिएगा इस, और जो है उन्हें भी आप जो है विस्तार से पढ़ करके अपने क्वेश्चंस को और बेहतर जो है वो बना सकते हैं।
ठीक है। तो मैं यहाँ पे सिर्फ टीचर का रोल कर रही हूँ, जो कि आप इंटरेक्टिव सेशन में क्लास में जाकर के करते हैं, मैं वो चीज यहाँ पर आपको देने का प्रयास कर रही हूँ। मैं यहाँ कोई नोट्स अवेलेबल आपको नहीं करा रही हूँ। आपके पास में बेसिक कंटेंट होगा, जितना आपके पास स्क्रीन में दिख रहा है उससे ज्यादा मैं आपको चीजें एक्सप्लेन कर रही हूँ। इसीलिए मैं बार बार आपको कह रही हूँ कि आप जो है वो चाहे तो कॉपी पेन लेकर के बैठ सकते हैं। क्लास में तो पॉसिबल नहीं होता कि हम टीचर को रोक करके बोले कि अभी हमें लिखने दीजिए, लेकिन ये वीडियो या जो आपका टेक्नोलॉजी है वो आपको ये फैसिलिटी देती है कि आप जो है वो पॉज करके, इसको स्लो करके, इसको फास्ट करके, आप अपने कन्वीनियंट टाइम से जो है वो आप इसको देख सकते हैं। ठीक है। तो होपफुली मैं जो कहना चाह रही हूँ वो आप बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं, ग्रोथ और डेवलपमेंट। तो गाइस सबसे पहले तो ये क्वेश्चन आता है, ये जो डेवलपमेंट और ग्रोथ है, या ग्रोथ और डेवलपमेंट है, ये दोनों साथ में क्यों आते हैं, है ना? इनका कनेक्शन क्या है आपस में? क्यों हमेशा जहाँ डेवलपमेंट होगा वहां ग्रोथ होगा, और जहाँ ग्रोथ होगा वहां डेवलपमेंट होगा, है ना? तो चलिए आइए इस कंसेप्ट को समझते हैं। तो इस कहते हैं कि जो डेवलपमेंट है वो एक ब्रॉड कंसेप्ट, और ग्रोथ जो है वो उसी का ही हिस्सा है। तो चलिए मैं आज आपको उसको एक फनी सा एग्जांपल लेकर के आपको बताती हूँ, उसका एग्जांपल, ताकि आप चाहें तो भी इसको भूल ना पाए। ठीक है। तो आप जैसे मैंने आपको बताया कि ये एक ब्रॉड कंसेप्ट है, तो ब्रॉड कंसेप्ट आप इस तरह से मान सकते हैं कि डेवलपमेंट लाइक अ फादर फिगर, है ना? एक फादर है और उनके जो है 3 या 4 बच्चे हैं। ओके। और उनमें से जो सबसे बड़ा बच्चा है उसका नाम ग्रोथ है। ठीक है, ये कहानी समझिएगा थोड़ा सा। ठीक है। तो उनमें से सबसे जो बड़ा बच्चा है वो ग्रोथ है। अब वो जो ग्रोथ है वो उसका घर का नाम है, हमारे घर के नाम होते हैं ना, घर पे हमारे मम्मी लाड प्यार से हमारा नाम रखते हैं, उसके फादर ने भी उसका लाड प्यार से नाम जो है वो ग्रोथ रख रखा है। और उसका जो स्कूल का नाम है वो क्या है आपका? फिजिकल डेवलपमेंट। क्या है? फिजिकल डेवलपमेंट। ठीक है। तो कहानी समझ आई कि ये जो डेवलपमेंट का पार्ट ही है आपका ग्रोथ। ठीक है। क्योंकि फादर और सन का रिलेशन मैंने आपको बता दिया ना। अब मैं बोल रही हूँ कि उसके 3 4 बच्चे और हैं। जो डेवलपमेंट है उसके 3 4 जो हैं वो बच्चे और हैं, लेकिन जो ये फिजिकल डेवलपमेंट है ये सबसे बड़ा बेटा है। ओके। और इससे इससे बाकी सारे जो है वो बेस्ड है, कहीं ना कहीं इसके ऊपर आधारित है। हम लोग बड़े भाई बहनों पे होते हैं ना कहीं निर्भर होते हैं बहुत सारी चीजों पे। ठीक है। ऐसे ही बाकी जो छोटे भाई बहन है वो जो है वो इसके ऊपर बेस्ड है। ये इसकी इसकी भूमिका सबसे ज्यादा है ना? इसकी भूमिका जो है वो सबसे ज्यादा है। ठीक है। तो और फादर भी जो है सबसे ज्यादा लाड प्यार बड़े बच्चे पे ही करते हैं, है ना? जानते हो ना ये बात? अच्छा, अब क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैडम इसके जो बाकी के और भाई बहन है वो कौन है? ठीक है। तो गाइस इसके जो और जो छोटे भाई बहन जो भी हैं वो हैं आपके मोरल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट, है ना? ये सारे क्या है? ये इसी का ही, आपके डेवलपमेंट के ही हिस्से। ठीक है। तो ग्रोथ कोई अलग से चीज नहीं है, ग्रोथ जो है वो आपके डेवलपमेंट का ही हिस्सा है। ठीक है। तो ये स्टोरी को ध्यान में रखिएगा, कभी भी नहीं भूलने वाले। तो डेवलपमेंट को बोल रहे हैं इट इज ए ब्रॉड कंसेप्ट, ये एक बड़ा कंसेप्ट है। और ग्रोथ जो है वो इसी के अंदर ही समाहित है, ये एक लिमिटेड, ये एक छोटा कंसेप्ट है। ठीक है। तो अभी जब हम इन दोनों को, हमने कहानी से इस बात को समझ ली, तो जो का पार्ट, चलिए आइए टेक्निकल टर्म को शुरू करते हैं कि जो है डेवलपमेंट एक्चुअल में होता क्या है। क्योंकि अब बोलोगे मैम पहले डेवलपमेंट ही क्यों लिया, दोनों ग्रोथ को क्यों नहीं ले लिया आपने? ठीक है। तो भाई इसलिए लिया क्योंकि इसको बड़ा बोल रहे हैं ना, तो ये नाराज हो जाएगा अगर हमने इसको बाद में समझा तो। इसको हम पहले ही समझ लेते हैं क्या होता है, फिर उस ग्रोथ को समझना जो है और भी आसान हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से कोरिलेट करके पढ़िए चीजों को, चीजें याद भी रहेंगी, और एग्जाम में ये फनी फनी एग्जाम्पल्स आएंगे ना तो आपका मूड भी अच्छा हो जाएगा, है ना? और चीजें जब कोरिलेशन से पढ़ते हैं तो चीजें जो है वो हम लोग इंटीग्रेट कर पाते हैं, प्रॉपर तरीके से जो है वो परफॉर्म कर पाते हैं। तो ये जो डेवलपमेंट है वो क्या है गाइस? कोई भी रैंडम चेंज जो है वो कहता है वो डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। डेवलपमेंट क्या हो सकता है? इट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। और अब ये रैंडम चेंज का मतलब क्या है? आप इस पिक्चर को ध्यान से देखिए, ये पिक्चर क्या बोल रही है? एक ऑर्डर में जो है वो आपका जो डेवलपमेंट हो रहा है। सबसे छोटा बच्चा है, इससे पहले आप कंसेप्शन और उनकी आगे पिक्चर्स और आएंगी तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है। तो ये बच्चा जो ये इसका ये एक ही बच्चे का डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है। ये बड़ा हुआ, फिर और बड़ा हुआ, फिर और बड़ा हुआ, फिर और बड़ा हुआ, फिर जो है वो ओल्ड एज में आ गया। तो ये क्या है? स्टेजेस है डेवलपमेंट की। ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी रैंडम चेंज नहीं हो रहा है कि ये जो है छोटा सा बच्ची है और अभी इसको मन करा कि नहीं पहले ना मैं 20 साल की हो जाती हूँ और फिर बाद में 5 साल की हो जाऊंगी। इज इट पॉसिबल? नहीं ना। तो यही चीज कह रहा है कि रैंडम चेंज नहीं होता। रैंडम चेंज का मतलब क्या होता है? हिंदी में तो यादृच्छिक
परिवर्तन बोला गया है, यानी कि बीच बीच में से नहीं हो सकता है। और दूसरी चीज जो है, क्या होता है कि ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, ये रुकेगी नहीं, ये लगातार चल रही है ना। ये किसी एज पे आके ऐसा नहीं है कि 20 साल के बाद डेवलपमेंट नहीं होने वाला, नहीं, डेवलपमेंट तो मृत्यु पर्यंत तक होता चला जाएगा। क्या कह रहा है अगला पॉइंट, डेवलपमेंट एंड सर्टेन चेंजेस कंटिन्यूअस फ्रॉम कंसेप्शन टिल बर्थ। ये जो है बच्चे के गर्भ से लेकर के जो है वो कब्र तक जो है वो उसका विकास जो है वो बच्चे का चलता रहता है। जब से माँ जो है उसे कंसेप्शन करती है, कंसीव करती है, जब से गर्भ में धारण करती है, तब से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक जो है बच्चे का विकास जो है वो होता रहता है। इनमें लगातार परिवर्तन होता रहता है, कंटिन्यूस चेंजेस होते रहते हैं। अगर कंटिन्यूस चेंजेस नहीं है तो गाइस वो लिविंग बींग ही नहीं है। जितने भी लिविंग बींग्स है उनमें जो है वो डेवलपमेंट जो है वो होएगा। ठीक है, तो यही चीज कह रहे हैं, डेवलपमेंट नॉट ओनली हैपेंस इन ह्यूमन बींग, इवन इन एनिमल्स टू। तो एनिमल्स में भी डेवलपमेंट जो है वो होता है। ठीक है, तो क्लियर हो गई ये तीनों पॉइंट्स डेवलपमेंट के। ठीक है, कि रैंडम चेंज नहीं होता है, कंटिन्यूस होता है, आपका गर्भ से आपका जो है वो कब्र तक जो है चलता रहता है। और सिर्फ जो है ह्यूमन बींग में ही ना होकर के एनिमल्स में भी होता है। ठीक है, आगे मूव करते हैं। तो बहुत सारे पॉइंट्स है डेवलपमेंट के जो आप देखने वाले हैं। कि वो कह रहा है कि इट इज अ प्रोसेस ऑफ चेंज, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि ये परिवर्तन होता रहता है। हम जो कल थे वो आज नहीं है, हम जो आज है वो कल नहीं होंगे। क्या मतलब है इसका, जब हम 2 वर्ष के थे तो हमारी शक्ल कुछ और थी, है ना, हमारे शरीर का जो है वो सारा जो आपका जो स्ट्रक्चर है वो अलग तरह से दिखता था, है ना। हमारे फीचर्स अलग तरीके से दिखते थे, जैसे हम 10 साल के हुए तो हमारे फीचर्स बदल गए, है ना। आप 20 साल के हुए तो और बदल गए, 40 के हो गए तो और बदल जाएंगे, और जब 50 60 70 के हो गए तो और ज्यादा बदल जाएंगे। तो ये क्या हो रहा है, लगातार आप में एक परिवर्तन आ रहा है, डेली परिवर्तन आ रहा है। ठीक है, डेली परिवर्तन जो है वो आ रहा है। तो आप चाहें या ना, तो कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ठीक है, तो ये बोलता है लगातार परिवर्तन हो रहा है। आगे मूव करते हैं गाइस। अब बात कर रहा है एक डेफिनेशन की। ये 2 नंबर में यदि आपसे पूछता है कि विकास क्या होता है, डेवलपमेंट क्या होता है, उसे एक्सप्लेन कीजिए, तो आपको इस तरह से एग्जांपल्स या पॉइंट्स की बजाय एक सीधी सीधे एक डेफिनेशन रट के जाइए। अभी रट्टा मारना पड़ेगा आपको। रट्टा इसलिए बोल रही हूँ कि अगर ये डेफिनेशन मान लीजिए आप किसी ऑथर या किसी साइकोलॉजिस्ट को डिनोट करें कि जी हरलॉक ने ये डेफिनेशन दी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको उसी का वर्ड, एक एक वर्ड वही लिखना पड़ेगा, आप उसमें मनगढ़ंत कुछ भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो हरलॉक ने बड़ी फेमस डेफिनेशन है, बड़े सारे इसमें से की पॉइंट निकल करके आने वाले हैं। हरलॉक ने क्या कहा है गाइस कि लोग क्या कहते हैं कि डेवलपमेंट मीन्स अ प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ चेंज दैट अकर्स इन एन ऑर्डरली प्रिडिक्टेबल पैटर्न्स एज अ रिजल्ट ऑफ मैच्योरेशन एंड एक्सपीरियंस। ठीक है, तो हर लोग क्या कह रहे हैं, थोड़ी सी टेक्निकल डेफिनेशन है, इसे रट्टा मारना पड़ेगा। ठीक है, या फिर टेक्निकली समझिए उसको। तो डेवलपमेंट का अर्थ क्या होता है, जब भी कोई डेफिनेशन इस तरह से आती है तो आप उसको 2 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। तो पहला तो क्या बोल रहे हैं, डेवलपमेंट का अर्थ क्या है, पहला की पॉइंट यहाँ पर क्या है, प्रोग्रेसिव सीरीज है। प्रोग्रेसिव सीरीज का मतलब क्या होता है, एक प्रोग्रेसिव अप्रोच है जो हमेशा आगे बढ़ने की बात करती है। विकास हमेशा आगे की तरफ ही बढ़ता है, कभी ऐसा पीछे की तरफ नहीं आएगा कि एकदम से बच्चा जो है 50 साल का हो गया, फिर अभी उसको लगा कि नहीं मैं तो 25 का बन के देखता हूँ, फिर लगा कि नहीं 5 का बन के देखता हूँ, चलो नहीं अब तो मेरा मन है कि मैं फिर से कि 55 का। ऐसा पॉसिबल नहीं है। इट इज ए प्रोग्रेसिव सीरीज। प्रोग्रेसिव का मतलब हमेशा आगे बढ़ने की ही बात होती है डेवलपमेंट में। डेवलपमेंट हमेशा आपको आगे बढ़ते हुए देखता है, ना कि इसमें कोई, ना ही कोई रिवर्स बटन है, ना कोई रिवाइंड गियर है। ठीक है, वो है ही नहीं इसके अंदर। तो इसलिए बोलते हैं प्रोग्रेसिव अप्रोच है, प्रोग्रेसिव सीरीज जो हमेशा आगे ही बढ़ रहा है। बच्चा जो है वो बड़ा ही होगा, आगे 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 सारे चेंजेस, चाहे आप धीरे धीरे, चाहे कम होगा या ज्यादा होगा, वो वेरी करेगा इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। लेकिन आप जब 2 वर्ष के होते हैं, फिर 5 के हो गए, फिर 10 के हो गए, तो आपके ना केवल फिजिकल बल्कि सोशल, मोरल, कॉग्निटिव, लैंग्वेज, सारे डेवलपमेंट में जो है वो कहीं ना कहीं प्रोग्रेशन जो है वो आ रहा है। ठीक है, तो सीरीज ऑफ चेंजेस दैट अकर्स इन एन ऑर्डरली प्रेडिक्टेबल पैटर्न। फिर वो दूसरी चीज इंपॉर्टेंट क्या बोला कि ऑर्डरली है। ऑर्डरली का मतलब एक ऑर्डर में होता है, ठीक है, एक सीक्वेंस में होता है, जिसको आप लोग इवनिंग के सेशन में स्टेजेस में आप और अच्छे से समझ लेंगे। फिर वो बोल रहा है प्रेडिक्टेबल पैटर्न, हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि जो है वो 5 साल में बच्चा क्या करेगा, 10 साल में बच्चा कितना मेच्योर हो जाएगा, 12 साल में कितना कर सकता है ना, 50 साल में आप आपसे क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है, आप कितने डेवलप हो जाएंगे, सोशली, मेंटली, कॉग्निटिव, है ना, लैंग्वेज, मोरल, सारी चीजें। तो ये हमारा प्रिडिक्शन होता है, भविष्यवाणी, तो वो डेवलपमेंट में की जा सकती है। फिर उसके बाद में
एज अ रिजल्ट ऑफ मैच्योरेशन एंड एक्सपीरियंस। तो जो विकास होता है वो मैच्योरेशन और आपके अनुभवों का ही आपका जो है वो परिणाम होता है। तो ये मैच्योरेशन क्या है और अनुभव क्या है? तो अनुभव तो आपको पता है, डे टू डे लाइफ में जो भी हमारे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष अनुभव होते हैं वो सारा जो है वो आपकी विकास में, आपके लर्निंग में जो है वो हेल्प करते हैं। मैच्योरेशन को आने वाली स्लाइड्स में हम लोग देखेंगे, जिसे हिंदी में परिपक्वता कहते हैं। ये परिपक्वता होती क्या है और इसका डेवलपमेंट से और लर्निंग से क्या कनेक्शन है, अपकमिंग स्लाइड में देखेंगे। तो आई होप कि आपको ये डेफिनेशन जो है वो क्लियर होगी गाइस। क्या बोल रहा है इसमें? प्रोग्रेसिव सीरीज बोल रहा है, ऑर्डरली बोल रहा है, प्रिडिक्टेबल पैटर्न बोल रहा है, और ये रिजल्ट किस चीज का है? मैच्योरेशन और एक्सपीरियंस का। ठीक है, तो अब डेफिनेशन अगर नहीं हो तो फिर उसको रट्टा मारिए, ये जैसे भी कीजिए। कि आपको इससे कोई आसान डेफिनेशन मिलती है तो आप उसको भी जो है वो पेपर के लिए याद रख सकते हैं। फिर सजेस्ट करूंगी 2 नंबर में यदि आपको किसी भी चीज को पूछ रहा है, वेदर ग्रोथ, वेदर डेवलपमेंट, अटेंशन, परसेप्शन, मेमोरी, मतलब जो भी टॉपिक है आपके, तो उनको आपको जो है उनकी डेफिनेशन ही देनी है आपको। कोई एग्जाम्पल ज्यादा मत उसमें कोड करिएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे गाइस आ गया आपका वृद्धि। तो अब फादर फिगर की बात होगी ना, तो अभी हम बच्चे की बात कर लेते हैं। तो इसका मतलब है ये नैरो कंसेप्ट है, ये उसी का पार्ट है। ये किसका पार्ट है? आपका डेवलपमेंट का ही पार्ट है। ठीक है, डेवलपमेंट बहुत सारे प्रकार का होता है, उनमें से एक पार्ट है आपका फिजिकल डेवलपमेंट, जिसको हम लोग ग्रोथ भी कहते हैं। तो ग्रोथ रेफर्स टू स्ट्रक्चरल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस। तो डेवलपमेंट के द्वारा हमारा स्ट्रक्चरल और फंक्शनल दोनों ही तरह का चेंजेस होता है। तो जो ग्रोथ है सिर्फ वो आपका स्ट्रक्चरल चेंजेस की बात कर रहा है, इसीलिए दिस इज वन ऑफ द टाइप ऑफ डेवलपमेंट जो मैंने आपको बताया। ठीक है, तो ये क्या है? स्ट्रक्चरल चेंजेस क्या होता है? शारीरिक। आप ये बच्चे का एग्जांपल देख सकते हैं, ये एक ही बच्चे की फोटो है। ठीक है, तो किस तरह से इसकी ग्रोथ हो रही है। ठीक है, तो ये उसके शरीर के ढांचे में, उसके शारीरिक रूप से उसमें चेंजेस जो है वो आ रहे हैं, इसलिए इसको बोलते हैं ग्रोथ। ठीक है, ग्रोथ इज ए चेंज इन साइज, प्रोपोर्शन, डिसअपीयरेंस ऑफ ओल्ड फीचर्स एंड एक्विजिशन ऑफ न्यू वन। तो ग्रोथ से क्या हो रहा है? उसके साइज में, प्रोपोर्शन में, है ना, अनुपात में जो है वो परिवर्तन हो रहा है। आप देख रहे हैं बच्चे के में किस तरह से चेंजेस शारीरिक तौर पर, साइज में, उसके हाइट में, उसके वेट में जो है चेंजेस आ रहे हैं, फीचर्स में चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, और इसे होगा क्या? वो कह रहा है कि ओल्ड फीचर जो है वो डिसअपियरेंस हो जाएंगे। डिसअपियरेंस का मतलब क्या होता है? क्योंकि पुराने जो नए फीचर्स हैं, नया जो बच्चे के अंदर जो शारीरिक परिवर्तन आ रहे हैं, वो किसका स्थान लेंगे? वो पुराने फीचर्स का स्थान लेंगे, पुराने परिवर्तनों का स्थान लेंगे। पुराने वाला डिसअपियर होगा तभी नए वाला जो है वो वहां पर आएगा। एक साथ नया और पुराना दोनों जो है साथ में नहीं होगा। मतलब बच्चे के अंदर ये जो फीचर्स हैं, बच्चा क्रॉल कर रहा है ना, बच्चा जो है वो चल नहीं पा रहा है अभी, ये सब चीजें जो है, गर्दन को होल्ड करना, ये डिसअपियर हो जाएगा। अब इसकी जगह जो ये आ जाएगा कि बच्चा जो है धीरे धीरे खड़े होने का प्रयास कर रहा है, ये डिसअपियर होगा। तो देखा बच्चा जो है खड़ा भी हो जाएगा खुद से बिना किसी सपोर्ट से, और फिर वो चलने भी लग जाएगा, है ना। तो इसलिए पुराना डिसअपियर है, वैसा नहीं है चलने लग जाएगा तो फिर उसके अंदर वो क्रॉल वाला ये दोनों एक साथ रहेंगे, नहीं, पुराना डिसअपियर होगा और नया आ जाएगा। दिस इज डेवलपमेंट की करेक्टरिस्टिक, सॉरी, ये क्या होती है? आपकी ग्रोथ होती है। क्या होता है? ग्रोथ होती है। डेवलपमेंट इसीलिए मुंह से निकल रहा है क्योंकि पार्ट है डेवलपमेंट का, ये एक वन ऑफ द टाइप ऑफ डेवलपमेंट ओनली। अगर वन लाइन में आपको एक्सप्लेन करना ग्रोथ क्या होता है तो आप कह सकते हैं दिस इज वन ऑफ द टाइप ऑफ द डेवलपमेंट। ओके, तो ये आपका ग्रोथ है। आगे मूव करते हैं गाइस। दोनों में डिफरेंस क्या है? क्वेश्चन आता है कि दोनों में अंतर क्या है, आपके सामने रहा। इसका जो अंतर है गाइस, आगे हम लोग देख रहे हैं अंतर को। ठीक है, तो क्या अंतर है ग्रोथ में और डेवलपमेंट में? ग्रोथ को आप जो है वो विजिबल है, आप देख सकते हो, आप उसको मापन कर सकते हो, उसके लिए स्केल्स आते हैं अलग अलग। हाइट के लिए स्केल आ रहा है, वेट के लिए स्केल आ रहा है, तो आप उसको जो है विड्थ के लिए स्केल आ रहा है, तो आप उसको स्केल को जो है मापन कर सकते हो। ऑब्जर्वेबल है, रिकॉर्डेबल है। ठीक है, लेकिन डेवलपमेंट जो है वो डायरेक्टली आप उसको ऑब्जर्व नहीं कर सकते हो। आप कैसे किसी बच्चे को देख के सिर्फ बता सकते हो कि हाँ, देख के आप ये तो बता सकते हो कि ये 4 फुट का हो सकता है, 5 का हो सकता है ना, इसकी हाइट इतनी हो सकती है, इतने किलो का हो सकता है, ये तो आप बता सकते हो। लेकिन क्या आप ये बता सकते हो कि जो है इसका लैंग्वेज डेवलपमेंट कितना हुआ हुआ है? सिर्फ देख के नहीं बता सकते ना। इसकी बुद्धि कितनी है ना। और हम लोग बेहतर तरीके से जानते हैं, जब हम लोग इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की फील्ड में काम कर रहे हैं, आप बच्चों के पास जाते हो तो क्या डिफरेंस दिखाई देता है माइल्ड लेवल के बच्चे में और सीवियर में? कुछ भी नहीं, शारीरिक तौर पे तो कुछ भी अंतर नहीं। उनकी ग्रोथ तो बिल्कुल सही हो रखी होती है, हाइट वेट दिखने में बिल्कुल सही है ना। लेकिन जब डेवलपमेंट की बात आती है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, तो वो दिखता तो है नहीं।
लेकिन पता चलता है कि वहां पे लैक है, बच्चा कमी है उसके अंदर। तो दिस इज डेवलपमेंट। डेवलपमेंट जो है वो आपका जो है वो प्रोग्रेसिव है ना, ऑर्डर में हो रहा है और इनविजिबल है, आप डायरेक्टली उसको मेजरमेंट नहीं कर सकते हो। तो आइए वन बाय वन इसका अंतर देखते हैं। अंतर को मैंने गाइस इसलिए डिटेल में लिया है क्योंकि 5 नंबर में ये क्वेश्चन आने का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेरी तरफ से लिख लीजिएगा। अंतर किसी ना किसी चाहे 1 में आए, 2 में आए, 5 में आए, 10 में, जरूर आपका जो है वो अंतर मेरे ख्याल ग्रोथ और डेवलपमेंट का आना चाहिए एज पर मी। ठीक है, तो ग्रोथ रेफर्स टू एन इंक्रीज इन साइज एंड और क्वांटिटी, whereas development refers to a qualitative and quantitative changes in an organism or entity। क्या कह रहा है, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि ग्रोथ किस चीज को रेफर करता है, साइज में और क्वांटिटी में जो है वो चेंजेस आ रहे हैं, लेकिन डेवलपमेंट किस चीज की बात करता है, क्वालिटी की बात कर रहा है ना। मोरल डेवलपमेंट कैसा हुआ, कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैसा हुआ, तो ये बात कर रहा है आपकी क्वालिटेटिव चेंजेस की, ये बात कर रहा है आपके फंक्शनल चेंजेस की, आपके क्रियाओं में जो है वो अंतर आ रहा है। ठीक है, वो आपके शरीर के ढांचे में अंतर आ रहा है। तो ये है आपका पहला अंतर, क्वालिटेटिव। फिर से कि पहले अंतर में क्या मेन चीज होगी, आपकी की पॉइंट क्या है, ग्रोथ है आपका क्वांटिटेटिव, क्वांटिटी मात्रात्मक, और आपका वृद्धि जो है मात्रात्मक है, और आपका जो विकास है, डेवलपमेंट है, वो गुणात्मक या क्वालिटेटिव है। ठीक है, क्वालिटेटिव भी हो सकता है और क्वांटिटेटिव, दोनों ही हो सकता है, लेकिन ग्रोथ सिर्फ सिर्फ आपकी क्वांटिटेटिव या मात्रात्मक ही होती है। ठीक है, आगे मूव करते हैं। ग्रोथ क्या होता है, वो कह रहा है ग्रोथ जो है वो ग्रेजुअल एंड मेजरेबल प्रोसेस होता है, धीरे धीरे, है ना। देखिए ये बीज, बीज से थोड़ा सा अंकुर वो हुआ, फिर और बड़ा हुआ, फिर और बड़ा हुआ, फिर और बड़ा हुआ। ठीक है, किस तरह से देखिए आप इसमें ग्रोथ होती चली जा रही है, और फिर जो है वो प्रॉपर वे में जो है हमें फल फूल सारे जो है इनको विजिबल जो है वो हो सकते हैं। तो इट इज ए ग्रेजुअल, धीरे धीरे होगा, एक क्रम में होगा। ठीक है, मेजरेबल प्रोसेस है, आप मापन कर सकते हो इसको हर तरीके से। ठीक है, पर डेवलपमेंट इज ए कॉम्प्लेक्स, ये थोड़ी सी ट्रिकी है, थोड़ी सी कठिन है, प्रक्रिया है, दैट इज नॉट इजिली क्वांटिटेटिव। वो कहता है कि डेवलपमेंट थोड़ा सा मुश्किल है, कि आप इसको इजीली जो है वो मापन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ऑलरेडी बहुत कुछ डिस्कस कर चुके हैं इसके ऊपर, आगे मूव करते हैं। कहते हैं ग्रोथ कैन बी ऑब्जर्व थ्रू फिजिकल चेंजेस, ग्रोथ जो है फिजिकल चेंजेस से देखी जा सकती है, जबकि डेवलपमेंट जो है वो कैसे देख सकते हैं। अब ग्रोथ तो आपने शारीरिक रूप से देख ली कि इतनी ग्रोथ हुई है और नहीं हुई है ग्रोथ। ठीक है, लेकिन आपके डेवलपमेंट को कैसे देखोगे, डेवलपमेंट को आप ऑब्जर्व करोगे बच्चे के बिहेवियर से, उसके स्किल से, उसके इंटेलिजेंस से, उसके पर्सनैलिटी से, और उसकी एबिलिटीज से, उसकी योग्यताएं क्या है। ठीक है, तो ये चीज की चर्चा, ये जो पॉइंट है अभी तक नहीं हुई है गाइस। तो ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा कि ग्रोथ, जब हम बार बार शारीरिक परिवर्तन कर रहे हैं, तो डेवलपमेंट में किस तरह का परिवर्तन हो रहा है, बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है, बच्चे के नए नए कौशलों को जैसे जैसे डेवलपमेंट हो रहा है वैसे वैसे सीख रहा है। ठीक है, नए आपके उसकी बुद्धि में जो है वो कहीं ना कहीं विकास हो रहा है, और आपका जो है वो उसकी कॉग्निटिव जो क्षमताएं हैं वो विकसित हो रही हैं, उसकी पर्सनैलिटी में विकास हो रहा है, और उसकी एबिलिटीज में, योग्यताओं में विकास हो रहा है। तो डेवलपमेंट को हम इस तरीके से जो है वो देख सकते हैं। आगे मूव करते हैं गाइस। ग्रोथ डज नॉट कंटिन्यू थ्रू आउट द लाइफ। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि ग्रोथ जो है वो सारी उम्र नहीं होती रहती है, सारी उम्र जो है आपकी हाइट नहीं बढ़ती रहेगी। ठीक है, ग्रोथ डज नॉट कंटिन्यू थ्रू आउट द लाइफ ऑफ अ पर्सन। ठीक है, इट इवेंचुअली स्टॉप एट अ सर्टेन एज। ये जो है वो एक एज तक आकर के जो है वो बंद हो जाती है, लेकिन विकास जो है वो पूरी जिंदगी, है ना, ताउम्र जो है वो मृत्यु पर्यंत तक जो है वो थ्रू आउट अ पर्सन लाइफ जो है वो चलता रहता है। ठीक है, लेकिन वृद्धि आपकी जो है वो एक एज पे आके, हमारी हाइट है 18-19 साल तक आकर के रुक जाएगी। ठीक है ना। तो ये जो है फिजिकल जो चेंजेस हैं हमारे अंदर, है ना, हमारा स्ट्रक्चरल जो चेंजेस हैं, है ना, हमारी जो है वो वृद्धि जो है वो एक स्टेज तक आकर के रुक जाएगी, लेकिन आपका डेवलपमेंट जो है वो कंटिन्यू चलता रहेगा। आगे मूव करते हैं गाइस। Growth affects a person's physical appearance, while development affects mental characteristics such as emotional state, intelligence skills, character और personality। अभी जैसा हमने डिस्कस करा कि ग्रोथ जो है वो फिजिकल अपीयरेंस को, हमारी हम कैसे दिख रहे हैं, ठीक है, वो चीज को जो है वो अफेक्ट करती है, जबकि डेवलपमेंट आपकी मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स को अफेक्ट करता है, जिसमें हमारे भावनात्मक स्तर, हमारी बुद्धि, हमारे कौशल, हमारा हमारा चरित्र कैसा है, हमारी पर्सनैलिटी कैसी है, ये सारी चीजें जो है वो आती है। ठीक है, तो गाइस ये था आपका ग्रोथ और डेवलपमेंट में अंतर। ठीक है,
और भी अगर आपके पास कुछ हो तो आप इस अंतर को और भी इलेबोरेट जो है वो कर सकते हैं। मैंने मेन मेन पॉइंट जो है वो यहाँ लेने का प्रयास किया है, क्योंकि गाइस एग्जाम प्रिपरेशन सीरीज चल रही है। मैं एक एक के ऊपर यदि फिर बनाऊं तो मेच्योरिटी के ऊपर पूरा एक सेशन बन जाएगा, डेवलपमेंट के ऊपर एक पूरा सेशन, ग्रोथ के ऊपर एक पूरा सेशन। तो अभी एग्जाम प्रिपरेशन में मैं आपको इतना सारा डिटेल देके कंफ्यूज नहीं करना चाहती हूँ। बिल्कुल आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो चीजों को लेने का प्रयास किया गया। तो आइए मूव करते हैं मेच्योरिटी और डेवलपमेंट। ये परिपक्वता क्या होती है गाइस? ये बड़ी बार हमारे इसमें आती है कि अब आप मेच्योर हो गए हैं, अब आपको ये कर लेना चाहिए। अब आप मेच्योर हो गए हैं, मैं आपसे ये उम्मीद नहीं करती, इतनी समझ तो आप में होनी चाहिए, ऐसा सर कुछ समझते हैं, सुनते हैं हम लोग। तो ये मेच्योरिटी होती क्या है guys? तो जो गाइस मेच्योरिटी होती है, मींस गोइंग थ्रू देयर डेवलपमेंटल स्टेजेस, जो हमारी डेवलपमेंटल स्टेजेस हैं उनसे जो है वो निकलना। ठीक है, वो डेवलपमेंटल स्टेजेस चाहे वो इन्फेंसी हो, चाइल्डहुड हो, गाइस एडल्टहुड हो, है ना, ये आपका ओल्ड एज की बात करें तो ये क्या है, स्टेजेस है हमारी। तो इनसे जो है गो थ्रू होना। और जब इन सब से हम निकल रहे होते हैं, आप पिक्चर को देखिएगा, तो जब हम इस प्रोसेस से हम लोग निकल रहे होते हैं तो हमें क्या है, एक परिपक्वता आ जाती है ना, एक परिपक्वता आ जाती है। हम जो है, अब परिपक्वता को मैं एक आपको सिंपल सी भाषा में आपको डेफिनेशन देती हूँ। पहली चीज तो ये है कि ये हेरिडिटी से कनेक्टेड है। परिपक्वता किस चीज से कनेक्टेड है? आनुवंशिकता से हेरिडिटी। अब हेरिडिटी तो दिखाई नहीं दे रही है हमको, पेरेंट्स से हमारे हमको मिल गई, हमारे अंदर है। तो वो किस रूप में है? छुपी हुई क्षमताओं के रूप में हमारे अंदर है। पर जैसे जैसे बच्चे का डेवलपमेंट होता है तो वो मेच्योर होता चला जाता है। तो छिपी हुई क्षमताओं को, अगर आपको एक लाइन में, अगर मेच्योरिटी आपको मान लीजिए पूछ भी लेता है, तो आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि हमारे अंदर की या बच्चे के अंदर की जो छिपी हुई क्षमताएं होती हैं, उनका अनफोल्ड होना, उनका खुलना, उनका ओपन होना, ठीक है, वही क्या कहलाती है आपकी? मेच्योरिटी कहलाती है। क्या कहलाती है? मेच्योरिटी कहलाती है। तो अब देखिए, यहाँ पे बीज अगर बोया गया, उसको पानी दिया जा रहा है, पानी रोज दिया जा रहा है, ठीक है, तो इसके अंदर तो वो पेड़ छुपा हुआ है, लेकिन अभी तो दिखाई नहीं दे रहा है, अभी तो इतना मेच्योर नहीं है हम इससे उम्मीद कर ले कि भाई बीज है तो अभी दे दे फल हमारे को, अभी पत्ते दे दे, अभी हमारे को फूल दे दे, नहीं देगा, है ना। लेकिन आप उसको उन स्टेजेस से निकलना ही, हालांकि उसके अंदर ये सारी क्षमताएं हैं, लेकिन उसको समय लगेगा। अभी एक 8 साल का बच्चा है, तो 8 साल का बच्चा तो हम नहीं बोलेंगे ना कि अभी 8 साल का तो नहीं, सॉरी, मैं मान लीजिए 5 साल 7 साल का बच्चा, अभी हम आप बोले कि वो ट्रक चला ले, कार चला ले, है ना, तो नॉट पॉसिबल। लेकिन वही बच्चा जैसे जैसे बड़ा होएगा, उसका डेवलपमेंट होगा, तो उसमें वो मेच्योरिटी आ जाएगी, उसमें वो अनुभव हो जाएंगे, और अब फिर वो गाड़ी भी चला लेगा और सब कुछ चला लेगा। ठीक है। तो ये क्या है, समय के साथ साथ वो चीजें जो अब आपके साथ में डेवलप, ये समय के साथ साथ क्या है, मतलब कि गोइंग थ्रू देयर डेवलपमेंटल स्टेजेस, विकास के चरणों से गुजरना ही परिपक्वता कहलाती है। और उस परिपक्वता के कारण, उस विकास के चरणों में से गुजरने के कारण आपके अंदर जो परिवर्तन आते हैं, जो चेंजेस आते हैं, जो अनुभव आपको प्राप्त होते हैं, वो सारा ही मेच्योरिटी ही कहलाती है आपकी। समझ आ गई? फिर एक डेफिनेशन बता दूं, हेरिडिटी से कनेक्टेड है, डायरेक्टली हेरिडिटी से कनेक्टेड है। मेच्योरिटी का कनेक्शन किससे है? हेरिडिटी से है। और हमारे अंदर जो छुपी हुई क्षमताएं हैं, उनका अनफोल्ड होना, उनका खुलना। अनफोल्ड का मतलब, फोल्ड का मतलब बंद करके रखना, अनफोल्ड का मतलब उसको ओपन करना। ठीक है, तो जब अनफोल्ड होती हैं तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? मेच्योरिटी कहते हैं। ठीक है। अब ये बीज के अंदर आप पानी डाल रहे हो, उसको रोशनी मिल रही है, उसको हवा मिल रही है, ये सारी चीजें उसको जब मिल रही हैं, तो क्षमताएं तो उसके अंदर बचपन से ही थी, शुरू से ही थी, लेकिन वो धीरे 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 करके जो है वो पेड़ का या पौधे का रूप लेगा, और फिर आपको उससे बेनिफिट वो जो है वो मिलने वाला है। क्लियर सबको यहाँ तक? आगे मूव करते हैं। तो ये थी मेच्योरिटी और डेवलपमेंट। अब है डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट, ये भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट, आपका पूरा एक पॉइंट है गाइस इसमें से। ठीक है, तो डेवलपमेंट के यहाँ मैं आपको कंसेप्ट क्लियर करने का प्रयास करूंगी गाइस, कि डेवलपमेंट के टाइप्स क्या होते हैं। इसे आप डेवलपमेंट के टाइप्स, डेवलपमेंट के एरियाज या डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट भी बोल सकते हैं। मेन मेन डोमेन्स है, मैंने उनको यहाँ डिनोट करने का प्रयास किया है गाइस। पहला है आपका फिजिकल डेवलपमेंट। तो ये फिजिकल डेवलपमेंट क्या होता है, जिसे हम लोग शारीरिक विकास कहते हैं। तो ये वही है गाइस, बड़े वाला बेटा, है ना, जिसे हमारा घर का नाम क्या है? ग्रोथ है ना। तो ये फिजिकल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। फिजिकल डेवलपमेंट जहाँ पर गाइस हमारा शारीरिक विकास की बात होती है, जहाँ पे मेनली आता है आपका ग्रॉस मोटर, फाइन मोटर, है ना, का डेवलपमेंट जो है। ग्रॉस मोटर आप सब जानते ही हैं, ग्रॉस मोटर क्या होती है ना। ग्रॉस मोटर मतलब कि जो हमारी बड़ी मांसपेशियों का, जिन कार्यों को करने में हमारी बड़ी मांसपेशियों का उपयोग जो है वो होता है, चलना, उठना, बैठना,
है ना, चीजों को उठाना फेंकना, ये सब चीजें क्या है, आपकी ग्रॉस मोटर का ही पार्ट है। और फाइन मोटर जब हम बात करते हैं तो जहाँ आई एंड कोऑर्डिनेशन की बात आ जाती है, जहाँ पर हमारी सूक्ष्म मांसपेशियों का उपयोग होता है, पेज के पन्नों को पलटना, पेन लिखना, किसी चीज में सुई में धागा पिरोना, तो ये सारी क्या है आपकी फिजिकल डेवलपमेंट में, आपकी जो है फाइन मोटर में आती है। तो फिजिकल डेवलपमेंट आपका आपके सामने स्क्रीन पे भी है, ग्रोथ आपको जब आप एक्सप्लेन करेंगे दैट इज फिजिकल डेवलपमेंट ओनली। अभी जब एक बच्चे का शारीरिक विकास तो हो गया, ठीक है, शारीरिक विकास हो गया, लेकिन वो शारीरिक विकास तब तक यूजलेस है जब तक उसकी बुद्धि का विकास ना हो, जब तक उसको कॉग्निटिव डेवलपमेंट ना हो। तो अभी उसका, अब आप वो चीज का एग्जाम्पल आपके सामने है, बच्चे हमारे सामने होते हैं, कहाँ कमी है उनमें और हमें देखने में कोई भी कमी नहीं है, बल्कि हमसे शायद, मैं हमेशा कहती हूँ कि बेहतर लगते हैं, है ना। क्यों बेहतर लग रहे हैं? शारीरिक विकास में तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया से उनके ग्रोथ हो रखी है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है, ये जो बंद डिब्बा है, ये जो सीपीयू है, ये सीपीयू में दिक्कत हुई पड़ी है। ये सीपीयू में कहीं ना कहीं कोई डिसऑर्डर है, कोई वायर ठीक से नहीं लगा है ना, कोई वायर डिस्कनेक्ट है, कोई वायर टूटा हुआ है, कोई वायर गलत जगह पे लगा हुआ है। ये जो हमारा ब्रेन है ना, ब्रेन के जो पार्ट्स है, इन्हीं में कहीं गड़बड़ हुई पड़ी है, और उसकी वजह से उसका प्रॉपर कॉग्निटिव डेवलपमेंट, या आपका जो है मैं बोलूँ संज्ञानात्मक विकास, जितनी भी मेंटल प्रोसेस, अगर ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट प्रॉपर तरीके से नहीं होगा, तो हमारी जितनी मानसिक प्रक्रियाएं हैं वो सारी की सारी अफेक्ट करेंगी। कैसे कैसे क्या क्या अफेक्ट करेगा? हमारी लर्निंग अफेक्ट करेगी, हमारा अटेंशन, हमारा परसेप्शन, हमारे सेंसेशन, है ना, हमारा मोटिवेशन, मेमोरी, ये सब कुछ प्रभावित होने वाली है अगर आपका जो है वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट प्रॉपर तरीके से नहीं होगा। कनेक्शन समझ में आ रहा है? यही यही सारी चीजें हमारे बच्चों की करेक्टरिस्टिक्स होती है ना, जो मंदबुद्धि बच्चे होते हैं। सिंपल। अभी मान लीजिए बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट भी हो गया और कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी बहुत अच्छे तरीके से हो गया, तो फिर क्या करोगे? जंगल में थोड़ी ना रहना, रहना तो कहाँ है, सोसाइटी में रहना है। सोशल डेवलपमेंट भी तो उतना ही जरूरी है। तो अब सोसाइटी क्या होती है, क्यों रहना जरूरी है भाई? क्योंकि व्यक्ति जो है वो क्या है, सोशल बीइंग है, हम सामाजिक प्राणी, हमें समाज में रहना है। और समाज में रहते हुए आपको समाज के रूल्स रेगुलेशन जो है, चीजों को जो है उनके उसके अनुसार जो है आपको अपने आप को ढालना पड़ता है, उसके अनुसार अपने आप को विकसित करना होता है। तो बच्चे का सामाजिक डेवलपमेंट वो भी बचपन से ही जो है वो शुरू हो जाता है और लाइफ पर्यंत जो है वो चलता रहता है। ठीक है। तो ये चीजें फिजिकल डेवलपमेंट कॉग्निटिव डेवलपमेंट लेकर के बच्चा समाज में रहेगा। समाज होता क्या है, कोई मुझे बताएगा? एक्चुअल में इट इज द वेब ऑफ रिलेशनशिप, है ना, संबंधों का जाल होता है। हम एक दूसरे से संबंधों से तो जुड़े हुए हैं। ये मेरा क्लासमेट है, ये मेरी मम्मी है, ये पापा है, भाई है, बहन है, ये देख, सच्चाई क्या है, अकेले आए अकेले जाएंगे, लेकिन फिर भी हमारे को सरवाइव करने के लिए सोसाइटी में रहना है। और जब आपको सोसाइटी में रहना है तो आपका जो है सामाजिक विकास, वहाँ के तौर तरीके, वहाँ के रूल रेगुलेशन, ठीक है, क्या वहाँ पे किस तरह से आपको परफॉर्म करना है, क्या सोसाइटी के आपसे एक्सपेक्टेशंस क्या क्या है, वो चीजें आप चाहें या ना चाहें, आपको अच्छा लगे या ना लगे। हमें नहीं अच्छा लग रहा पढ़ना, फिर भी पढ़ना पड़ेगा। हमें अच्छा नहीं लग रहा है कि हमें नौकरी पे जाना, फिर भी आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आप सोसाइटी में रह रहे हैं। सोसाइटी, फैमिली भी जो है वो सोसाइटी का ही पार्ट है, स्कूल भी सोसाइटी की ही एजेंसी है। ठीक है। तो ये सारी चीजें किसकी है? सोसाइटी से ही कनेक्टेड है। अदरवाइज क्या जरूरत है पढ़ने की? हमें तो बिल्कुल मन नहीं कर रहा पढ़ने का, हम क्यों पढ़े? हम थक गए, हमें नहीं पढ़, लेकिन पढ़ना पड़ेगा, है। पढ़ोगे नहीं तो फिर सेल्फ इंडिपेंडेंट कैसे होगे? सेल्फ इंडिपेंडेंट नहीं होंगे तो आज जो पेरेंट्स आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे, कल आप उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे ले पाओगे? बातें सारी समझ में आ रही हैं? यहाँ एग्जाम्पल यूज कीजिएगा जितने मर्जी यूज करने हैं आपको। यदि आपका ये क्वेश्चन जो है आपका सब्जेक्टिव में आने के ज्यादा चांसेस है। किस में आने के चांसेस है? सब्जेक्टिव में। ठीक है। यहाँ एग्जांपल दीजिए, जितने भी देने, जितनी भी बातें मैं आपको बता रही हूँ उनको को रिलेट करके बताइए आप इसको। ठीक है। तो इसीलिए आता है ना आपका, आपकी जितनी भी हमने असेसमेंट टूल डिस्कस करे थे, जितनी भी चेकलिस्ट है, सब में सोशल स्किल बोलता है कि नहीं बोलता है? बोलता है ना। तो इनका भी सोशल स्किल का, क्योंकि इनमें कमी देखने के लिए मिल रही है, तो हम देखते हैं कि कितना विकास हुआ है। जहां कमी है वहां से सिखाना शुरू कर देते हैं। अभी तो सोशल डेवलपमेंट भी हो गया भाई, फिजिकल भी हो गया, कॉग्निटिव भी हो गया, सोशल भी हो गया। अब जब सोसाइटी में रहोगे तो भाई सोसाइटी इतनी भली नहीं है। जब आप सोसाइटी में रहोगे तो अच्छी चीजें भी होने वाली हैं, बुरी भी होने वाली हैं, दुख भी आएंगे, सुख भी आएंगे, अप डाउन आते चले जाएंगे। तो कभी आप दुख हो जाओगे और कभी आप जो है वो इन भाई साहब की तरह जो है वो खुश हो जाओगे, है ना। कभी खुश होंगे, कभी दुखी हो जाएंगे, है ना, कभी उदास महसूस करेंगे, कभी एकदम से मूड बढ़िया सा लगेगा। तो ये सारे क्या है गाइस, ये इमोशनल डेवलपमेंट है, हमारा भावनात्मक विकास। हमें होना चाहिए, चीजें तो अप डाउन आएंगे, लेकिन हमें उन चीजों से निकलना कैसे है,
ये जो कला जो सिखाएगा वो आपका भावनात्मक विकास जो है या इमोशनल डेवलपमेंट आपको सिखाएगा। जितने आप इमोशनली स्टेबल होंगे, अप डाउन तो आएंगे आएंगे, दुख सुख तो आएंगे आएंगे, प्रॉब्लम्स तो आएंगी, आपको उन प्रॉब्लम से कैसे निकलना है, आपको उस प्रॉब्लम्स की चाबी कैसे ढूंढनी है, वो आपका तभी आप अच्छे तरीके से कर पाओगे जब आप इमोशनली आपका डेवलपमेंट बहुत अच्छा तरीके से होगा। ठीक है, तो गाइस जैसे आप याद रख सकते हैं पीसीएस, और आगे पीसीएस बहुत ही कॉमन है, आप इसमें ई और लगा दीजिए, पीसीएस। ठीक है, तो अब आप बड़े, मुझे पता है आपके दिमाग में यही क्वेश्चन चल रहा होगा कि मैम आपने तो चार ही बताए हैं, लैंग्वेज डेवलपमेंट भी हमने सुना हुआ है, आप भी बोलते हो कई बार, है ना, आप मोरल डेवलपमेंट भी बोलते हैं, ऑफ कोर्स मैं बोलती हूँ, मुझे पता है आप लोग क्या सोच रहे हैं। ठीक है, तो लैंग्वेज डेवलपमेंट गाइस आपका जो है वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट का ही पार्ट है। लैंग्वेज डेवलपमेंट किसका पार्ट है? आपके कॉग्निटिव डेवलपमेंट का ही पार्ट है, क्योंकि भाषा भाषा का आप कहाँ पे यूज कर रहे हैं? पढ़ने में, लिखने में, परसेप्शन में, मेमोरी में, लर्निंग में। तो ये जो है बच्चे का जब कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा तो उसके साथ साथ जो है वो उसके भाषा का विकास होगा। दोनों एक दूसरे के पूरक है, दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है कहीं ना कहीं। ठीक है, और आपका जो है मोरल डेवलपमेंट, मोरल डेवलपमेंट की कहाँ जरूरत है? ये आपका सोशल डेवलपमेंट के अंदर आएगा, ये इससे कनेक्टेड है। क्यों कनेक्टेड है जी? व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड इट? तो सॉरी, वो इसलिए कनेक्टेड है गाइस आपका, क्योंकि मोरल डेवलपमेंट आपको क्या बताता है? नैतिक विकास, अच्छा बुरा, नैतिकता क्या होती है? अच्छा बुरा, सही गलत, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस तरह से निर्णय लेना चाहिए, व्हाट आई हैव टू डू इन दिस सिचुएशन और व्हाट नॉट टू डू, है ना, सही क्या है, गलत क्या है, दुख क्या है, सुख क्या है, ये सारी चीजें क्या है, हमारा करेक्टर क्या है, क्यों हमें लोगों की परवाह करनी चाहिए, क्यों हमें ये चीज सोचनी चाहिए, क्यों हमें सोसाइटी में का पार्ट होना चाहिए, है ना। तो ये सारी चीजें क्या है? नैतिकता है, नैतिकता है। ठीक है, तो ये हमारे अंदर मूलभूत रूप से होती है। तो ये जब जैसे जैसे बच्चे का सोशल डेवलपमेंट होगा तब आपका जो है वो मोरल डेवलपमेंट होगा, क्योंकि मोरल डेवलपमेंट की आवश्यकता ही आपको सोसाइटी में रहने पे चाहिए। अगर वे चाहिए नहीं, जंगल में रहोगे तो क्या जरूरत है? कोई जरूरत ही नहीं है। हमें क्या जरूरत है किसी की परवाह करने की, है ना, नहीं कर सकते ना। तो सोशल डेवलपमेंट, तो ये जो आपका लैंग्वेज और लैंग्वेज डेवलपमेंट, फिर मैं रिपीट कर रही हूँ, कॉग्निटिव डेवलपमेंट का पार्ट है, और आपका जो है मोरल डेवलपमेंट सोशल डेवलपमेंट का पार्ट है। ऑफ कोर्स आपके पास बहुत सारे नोट्स और रिसोर्सेज हैं, तो ये क्वेश्चन जो है आप 5 नंबर या आपके जो 10 नंबर में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिखिएगा, ये कहीं ना कहीं जरूर आने वाला है आपका किसी भी पार्ट में। 1 नंबर में किसी भी डेवलपमेंट को पूछ ले, कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या होता है, सॉरी 2 नंबर वाले में, सॉरी एक में नहीं, 2 नंबर वाले में। ठीक है, और आपका 5 में भी पूछ सकता है, और 10 में आपका पूरा क्वेश्चन ही आ सकता है कि व्हाट आर द डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट, टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है, एरियाज ऑफ डेवलपमेंट, किसी भी रूप में। वैसे आपके पेपर में डोमेन्स दे रखा है, तो डोमेन्स के आने के चांसेस ज्यादा है, तो ये 10 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। तो ये छयों के छयों डेवलपमेंट, ठीक है, विथ एग्जाम्पल, जितने मर्जी दिल करे एग्जाम्पल दीजिएगा, क्योंकि ऐसे टाइप में तो हम कहानी लिखनी होती है ना बहुत सारी। लेकिन ये जो मैंने की पॉइंट्स बताए हैं, कंसेप्ट समझाया है, इसको बेस बना करके, अदरवाइज कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, तो ये था आपका डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट। चलिए आगे मूव करते हैं। आगे आपका नया आपका टॉपिक आ गया प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। एक ही टॉपिक गाइस, इसमें आपका किसी ना किसी आपके जो है, चाहे वो 1 नंबर वाला हो, 2, 5 या 10 नंबर वाला हो, तो उसके लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है। मैंने कहा था ये जो है पूरे पेपर की चाइल्ड डेवलपमेंट एंड लर्निंग का हार्ट एंड सोल है, ये जो 2 यूनिट है। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, ये प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट क्या होता है, सिद्धांत क्या होता है, ह्यूमन डेवलपमेंट के सिद्धांत क्या है ना। आपसे 2 नंबर में पूछ सकता है कि जो है कोई 2 प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट बताइए। 5 नंबर में पूछ सकता है, तो आपको 5-6 प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट बताने होंगे, लेकिन उससे पहले डेवलपमेंट की परिभाषा बतानी होगी। तो गाइस इसीलिए जो मॉडल पेपर होता है, ये इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होते हैं, वो मैं सेशन के साथ साथ ही आपको डिस्कस करती चली जा रही हूँ। तो यदि आप कॉपी पेन लेकर के बैठे तो वहां वेरी इंपॉर्टेंट करके आप उसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, विकास के सिद्धांत। तो पहले हम ये देखते हैं कि प्रिंसिपल्स होते क्या है। इट मीन्स व्हाट आर द फंडामेंटल बेसिस लॉज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, कि जो मानव का विकास है उसका मूलभूत आधार और नियम क्या है। प्रिंसिपल का मतलब ही होता है फंडामेंटल बेसिस, है ना, मूलभूत आधार किसी भी चीज की। यदि एजुकेशन के प्रिंसिपल है तो एजुकेशन का मूलभूत आधार क्या है। ठीक है, तो ऐसे ही अगर एजुकेशन साइकोलॉजी के है तो प्रिंसिपल है, तो साइकोलॉजी का मूलभूत आधार क्या है। फिलोसफी के प्रिंसिपल है तो फिलोसफी का मूलभूत आधार क्या है। लेकिन हम यहाँ पे हमसे पूछ रहे हैं वो डेवलपमेंट के प्रिंसिपल क्या है, तो डेवलपमेंट के प्रिंसिपल क्या है guys?
इट मीन्स व्हाट आर द फंडामेंटल बेसिस और लॉस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, मानव विकास के पीछे बेस है क्या, आधार है क्या। आगे मूव करते हैं। डेवलपमेंट, ये कुछ एक पॉइंट्स है गाइस प्रोसेसेस के, इसके ऊपर डिटेल में सेशन भी है गाइस। मैं मेन मेन आपको बताती चली जाऊंगी, और इसमें से बहुत सारे, क्योंकि प्रिंसिपल्स है ना, तो हम लोगों ने अभी इतना सब कुछ ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में डिस्कस कर लिया है, तो इसमें से मोस्ट ऑफ चीजें जो है हमने डिस्कस कर ली हैं। तो थोड़ा सा मैं इसको स्पीड में लूंगी गाइस। हाँ, जो पॉइंट अभी तक नहीं आया वो उसको थोड़ा सा मैं डिटेल में आपको बता दूंगी। तो ये जो आपके जो प्रिंसिपल्स हैं, इसमें सबसे पहला जो गाइस प्रिंसिपल है वो है आपका डेवलपमेंट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। तो बहुत ज्यादा इस पे डिस्कस कर चुके हैं, आई थिंक इसको और ज्यादा डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है, चीजें आपके सामने हैं। आगे मूव करते हैं गाइस। दूसरा प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल। इंडिविजुअल डिफरेंसेस का मतलब क्या होता है, वो कहता है हर जो बच्चा है वो यूनिक है अपने आप में, हर बच्चे का विकास अलग अलग होता है, इवन दो ट्विंस भी जो है वो सेम नहीं हो सकते हैं। बॉयज और गर्ल्स के डेवलपमेंट के रेट में भी जो है वो डिफरेंस देखने के लिए मिलता है। कहते हैं कि रिसर्च ये कहती है कि जो गर्ल्स का जो गर्ल्स का जो डेवलपमेंट होता है, गर्ल्स की जो मेच्योरिटी होती है, बॉयज के से ज्यादा होता है, उसका रेट जो है कंपैरेटिवली ज्यादा होता है ना। तो ये चीजें जो है वो आप सामने देख सकते हैं कि दो बच्चे, दो भाई बहन हो सकते हैं, दो फ्रेंड हो सकते हैं, सेम एज के हो सकते हैं, चाहे आप इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के लेवल पे भी देख सकते हैं कि सम चिल्ड्रन आर मोर एक्टिव व्हाइल अदर्स आर मोर पैसिव इन द सेम एज ना। तो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट, ये दोनों ही जो है डेवलपमेंट के रेट को जो है वो प्रभावित करते हैं। इसीलिए सब में जो है विकास जो है वो अलग अलग होता है। दिस इज कॉल्ड इंडिविजुअल डिफरेंसेस। आगे मूव करते हैं। डेवलपमेंट इज ग्रेजुअल, इसको तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि धीरे धीरे जो है वो डेवलपमेंट होता है, ये एक नेचुरल प्रोसेस है। हमारे या चाहने या ना चाहने से ना तो उसकी स्पीड कम होने वाली है ना ज्यादा होने वाली है। हर लिविंग बींग्स का डेवलप जो है उनके अपने पेस के हिसाब से होता है। पेस मतलब क्या होता है, गति, हमारी अपनी गति होती है। तो हम चाहें कि अच्छा ये जल्दी जल्दी बड़ा क्यों नहीं हो रहा है, वो बच्चा चल पड़ा ये क्यों नहीं चल रहा है, ये बैठ क्यों नहीं रहा है, ये अभी बोलने क्यों नहीं लग गया, इसको ये चीज क्यों नहीं समझ में आ रही? नहीं, हमें ये चीज समझनी होगी कि बच्चा अपनी गति से ही उसका विकास होगा, है ना। हर चीज के डेवलपमेंट का एक नेचुरल प्रोसेस है, क्योंकि तो ग्रेजुअली जो है वो विकास होगा, ये अचानक से नहीं होने वाला है। आगे मूव करते हैं। डेवलपमेंट इज कोरिलेटेड, कोरिलेटेड का मतलब क्या होता है guys? ये each area of development dependent on another and thus influences another developments। ठीक है, generally it is seen that the child whose mental development is above average is also superior in so many other aspects like health, sociability and special attitudes। ठीक है, तो कहते हैं कि हर एरिया का जो डेवलपमेंट है वो कैसा है, वो आपका जो है वो अलग अलग होता है और एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था ना कि फिजिकल डेवलपमेंट के ऊपर दूसरे भी डेवलपमेंट जो है वो कहीं ना कहीं आधारित होते हैं। कॉग्निटिव के ऊपर दूसरे डेवलपमेंट का आधार होता है। कॉग्निटिव अच्छे से होगा तो लैंग्वेज अच्छे से होगा, सोशल अच्छे से होगा, मोरल अच्छे से होगा। ठीक है, बच्चा फिजिकली फिट है तो बाकी चीजें जो है वो बहुत अच्छे से उसका विकास होगा। तो ये क्या बोलते हैं, कोरिलेटेड होता है। कैसा होता है, कोरिलेटेड होता है। एक डेवलपमेंट का एरिया जो है वो दूसरे डेवलपमेंट पे कहीं ना कहीं अफेक्ट करता है। आगे मूव करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ मैच्योरेशन एंड लर्निंग, ये क्या कहता है मैच्योरेशन को, अभी मैंने आपको बताया कि मैच्योरेशन क्या होता है कि बच्चा जो है वो एज के अकॉर्डिंग ये चीजें सीखेगा। ठीक है, कि जो if a child is keen to learn something but lacks maturation then he will not be able to learn it। ठीक है, बच्चा अगर सीखना चाहता है लेकिन अभी वो उतना मेच्योर नहीं हुआ तो उस चीज को नहीं सीख पाएगा। ठीक है, यदि अब एक 8 मंथ का बच्चा है, 8 महीने का बच्चा है, तो हम सोचे कि वो प्रॉपर लैंग्वेज यूज करे, अपनी बात को भाषा में अलग अलग भाषाओं में हमें समझा पाए, तो नहीं समझा पाएगा, क्योंकि वो उसके अंदर वो चीज है पर अभी छुपी हुई है, अभी उसका उतना विकास नहीं हुआ है। ठीक है, कि वो इस उतना मेच्योर नहीं हुआ है कि वो आपको जो है वो अलग अलग भाषाओं का प्रयोग कर सके। एक 10 महीने का बच्चा, 11 महीने का बच्चा सोचे कि मैं दौड़ करके ये चीज पकड़ लूं, ये खेल लूं, ये कर लूं, तो इट इज नॉट पॉसिबल, चाहे पेरेंट चाहे या बच्चा चाहे। ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं है, ये मेच्योरिटी के साथ साथ ही होगा। ठीक है, आगे मूव करते हैं। डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। ये जनरल टू स्पेसिफिक क्या होता है, आपको पता है, एक प्रिंसिपल भी है हमारा जनरल टू स्पेसिफिक। तो डेवलपमेंट जो है वो पहले जो है वो जनरल होता है और फिर वो जो है वो स्पेसिफिक होता है। हम जब भी कोई चीज सीखते हैं, चाहे वो भाषा सीखें, चाहे वो सोशल लेवल पे कोई चीज सीख रहे हैं, ठीक है, एकेडमिकली कोई चीज सीख रहे हैं, तो हम पहले जनरल होता है फिर स्पेसिफिक जो है उन चीजों को जो है वो सीखते हैं।
ठीक है। इन ऑल एरियाज ऑफ डेवलपमेंट जनरल एक्टिविटी ऑलवेज प्रोसीड स्पेसिफिक एक्टिविटी। ठीक है। चाहे आप कलर्स की, पहले एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ कि बच्चा अब कलर कंसेप्ट सीख रहा है, तो जब कलर कंसेप्ट सीखता है तो क्या होता है, हम पहले प्राइमरी कलर्स, बेसिक कलर्स, बहुत सिंपल सिंपल सी चीज, और फिर उसके बाद जो है हम लोग स्पेसिफिक चीजों को, फ्रूट्स होते हैं तो पहले कॉमन कॉमन से फ्रूट्स जो है बच्चे को इंट्रोड्यूस किया जाता है, फिर धीरे धीरे जो है उनको एड ऑन किया जाता है, तो दिस इज जनरल टू स्पेसिफिक जो है हम लोग चीजें जो है वो सीखते हैं। ठीक है। अब पहले जो है वो हाथ का डायरेक्टली उपयोग करना जो है वो आप सीखोगे, फिर जो है हम कहीं फिंगर से बारीक काम को जो है वो करना सीखोगे। पहले ग्रॉस का इम्प्रूवमेंट होएगा, डेवलपमेंट, फिर उसके बाद धीरे धीरे फाइन मोटर्स का जो है वो चला जाएगा। दिस इज कॉल्ड जनरल टू स्पेसिफिक। इसे आगे हम एक प्रिंसिपल में भी देखने जा रहे हैं। डेवलपमेंट फॉलोस अ पैटर्न ऑफ सीक्वेंस। ठीक है, एक सीक्वेंस को पैटर्न करता है, तो इसको हम लोग कह रहे हैं सिक्वेंशियल ऑर्डर होता है। चाहे वो जानवर हो, चाहे वो ह्यूमन बींग हो, सब में जो है वो एक सीक्वेंस में जो है वो जो है वो डेवलपमेंट हो सकता है। कंसेप्शन से कैसे कैसे बच्चा कितने वीक का होता जाएगा, तो उसमें कैसे कैसे डेवलपमेंट जो है वो होता चला जाएगा। ठीक है। आगे मूव करते हैं। अब ये थोड़ा सा ट्रिकी है गाइस, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। इट कैन बी सीन इन टू डायरेक्शनल। ये कई बार ये एक नंबर, दो नंबर में आने के चांसेस है कि इससे पहले कॉर्डल क्या होता है, या प्रॉक्सिमो डिस्टल क्या होता है। दो नंबर में इसको मेरी तरफ से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख दीजिएगा, है ना। अगर किसी टेक्निकल बंदे ने आपका पेपर बनाया तो वो ये दो में से एक क्वेश्चन आपको जरूर देगा। तो ये होता क्या है, ध्यान से समझिएगा। इट कैन बी सीन इन टू डायरेक्शनल, डायरेक्शन में होता है आपका जो विकास होता है, दो दिशाओं में होता है। तो पहला क्या होता है, सिफेलिक ऑर्डर। सिफेलिक ऑर्डर का मतलब कहता है हेड टू टेल। हेड टू टेल का मतलब कहता है, जो पहली पिक्चर है गाइस, हेड वाले, ये वाले, ये आपकी है सिफेलिक ऑर्डर वाले। हाँ, पैर, हाथ, सिर से पैर की तरफ बच्चे का विकास होता है। आपको सिफेलिक, सी से आपका सिर, है ना, सिफेलिक ऑर्डर, इसे समझिए, हेड टू टेल। ओके। तो ये आपके सामने ये जो पिक्चर है ये आपके सिफेलिक ऑर्डर से कनेक्टेड है। तो किस तरह से बच्चे का पहले जो है वो सिर, है ना, सिर जो है आपका जो है वो कंट्रोल में आता है बच्चे का। आपको पता है बच्चा पहले कैसे गर्दन को कंट्रोल करना जो है वो सीखता है ना। और फिर धीरे धीरे बच्चा जो है वो गर्दन को करेगा, फिर धीरे धीरे खड़ा हो बैठना चलेगा, और फिर देख रहे हैं, पहले खड़ा हुआ है, फिर चलना, फिर दौड़ना। तो ये क्या है, पहले सिर वाला और फिर पैर पे जो है बच्चे का कंट्रोल, नियंत्रण आया। ऐसा कभी नहीं होगा कि अभी बच्चे की गर्दन नहीं लगी और बच्चा बैठने लग गया, बच्चा चलने लग गया, नहीं। तो दिस इज हेड टू टेल। हमेशा पहले सिर, है ना, सिर को, गर्दन को ऊपर करना, सिर को होल्ड करना। ठीक है। आई कांटेक्ट, और फिर जो है वो पैरों की मूवमेंट जो है वो शुरू होती है। तो ये सारा क्या है, मूवमेंट से मतलब है कि पैरों का जो है वो प्रॉपर डेवलपमेंट, जिसमें चलने फिरने से रिलेटेड एक्टिविटीज जो आती है। तो इट कैन बी सीन इन टू डायरेक्शनल। ओके। तो पहला हो गया सिफेलिक ऑर्डर, हेड टू टेल। दूसरा होता है प्रॉक्सिमो डिस्टेंस, सेंटर टू पेरिफेरी। सेंटर टू पेरिफेरी का मतलब क्या होता है कि सेंटर, सबसे पहले जब बच्चे का गर्भ में जो बच्चे का विकास हो रहा होता है, तो पहले हाथ पैर डेवलप नहीं होते, पहले बच्चे का स्पाइनल कॉर्ड जो है वो, है ना, जो आपकी रीढ़ की हड्डी होती है वो जो है डेवलप होते हैं। फिर जो है वो बच्चे के हाथ पैर और ये सब चीजें डेवलप होती हैं। ठीक है। तो खड़े होना, बच्चा फिर हाथ पैरों का यूज करना, इस तरह से। एक और एग्जांपल हम प्रोक्सिमो डिस्टल का ले सकते हैं। ये आपके सामने हमारे बच्चे के जो है वो दांत किस तरह से जो है वो, दांतों का विकास किस तरह से होता है, किस तरह से दांत आते हैं। आप देखते हैं पहले जो है बच्चे 6 से 12 महीने में जो है वो सेंटर के बीच के दो दांत आते हैं एकदम से। कभी भी पहले जो है वो रूट वाली जो है आपके टीथ नहीं आएंगे, कभी भी आपकी जो है जड़ें नहीं आती हैं बच्चे की, पहले जो है बिल्कुल बीच के आते हैं। ठीक है। फिर साइडों वाले आने शुरू हो जाते हैं, फिर देर के लास्ट में जाकर के जो है वो बच्चे की, चाहे अकल जाड़ बोलिए या फिर जो जाड़ें होती हैं बच्चे की, वो आनी शुरू होती है। तो ये भी बेस्ट एग्जाम्पल है आपका अप्रोक्सीमो डिस्टल का, पहले पास की और फिर दूर वाली चीजें जो है वो जो है होती हैं। ठीक है। तो ये भी आपकी पिक्चर भी आपके सामने, तो सेकंड वाली पिक्चर प्रॉक्सिमो डिस्टल की है, और फर्स्ट वाली पिक्चर जो है वो हेड टू टेल या सिफेलिक ऑर्डर की है। इधर भी फर्स्ट वाली पिक्चर सिफेलिक ऑर्डर की है, और दूसरी वाली पिक्चर जो है वो प्रॉक्सिमो डिस्टल की है। साथ में इसलिए लेकर के आई हूँ गाइस कि आपको जो है वो कंपैरिजन समझ में आए। ये थोड़ा सा ट्रिकी है, कंफ्यूज कर जाता है। ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। सिफेलिक को आपने याद रखा हेड टू टेल, तो प्रॉक्सिमो का, है ना, पास से दूर, इससे आप ध्यान रखेंगे तो फिर मतलब ही नहीं कि आप इसको भूल जाए। ठीक है। तो ये आपके 2 नंबर में आने के चांसेस हैं, इंपॉर्टेंट आप लिख लीजिएगा। अगर कोई टेक्निकली थोड़ा सा, हालांकि आपके पेपर थोड़े इजी आ रहे हैं, तो यदि आपका अगर इजी रहा तो बहुत अच्छी बात है। अगर थोड़ा पेपर ट्रिकी रहा तो गाइस ये क्वेश्चन आने का चांसेस है, बिकॉज ये इंटरनल क्वेश्चन बनता है। ठीक है, डायरेक्टली नहीं है क्वेश्चन। आगे मूव करते हैं। दूसरा कह रहा है
इन्फ्लुएंस बाय हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। जो आपका डेवलपमेंट है वो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट की देन, सारा का सारा हेरिडिटी पे नहीं बेस्ड है, ये आपका एनवायरनमेंट पे भी बेस्ड है। गाइज इसको हम लोग जो है आगे आपका नेचर और नर्चर का आपका टॉपिक आने वाला है, इसमें और भी अच्छे से हम लोग समझेंगे कौन सी चीज जो है वो हेरिडिटी से कनेक्टेड है और कौन सी चीज एनवायरनमेंट से कनेक्टेड है। मगर बच्चे को आप पूरा आप देखते हैं तो वो उसमें 50% जो है वो हेरिडिटी का उसके विकास में रोल होता है और 50% एनवायरनमेंट का रोल होता है। दोनों में ही किसी में भी कमी होने पर जो है बच्चे का विकास जो है वो प्रभावित होता है। हेरिडिटी है और एनवायरनमेंट नहीं मिला तब भी विकास प्रभावित होगा, एनवायरनमेंट बहुत मिला है और हेरिडिटी ही नहीं है, उसके अंदर वो क्षमताएं ही नहीं है, तो भी जो है विकास प्रभावित है। दोनों का प्रोपोर्शन इक्वल होने पर ही जो है विकास जो है वो बहुत अच्छा होगा बच्चे का। ठीक है, आगे मूव करते हैं। डेवलपमेंट इज प्रिडिक्टेबल, तो पहले भी बताया था कि डेवलपमेंट में हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं किस स्टेज पे बच्चा क्या क्या चीजें जो है वो करेगा। इतने साल का होगा तो ये करने लग जाएगा, इतने साल का होगा तो ये करने लग जाएगा, क्योंकि ये ऑब्जर्वेबल है। ठीक है, और हम इसको जो है वो प्रिडिक्ट भविष्यवाणी हम कर सकते हैं डेवलपमेंट की। आगे मूव करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ अर्ली डेवलपमेंट, वो कहता है कि अर्ली डेवलपमेंट की भी सिग्निफिकेंस होती है। ठीक है, अर्ली स्टेजेस की सिग्निफिकेंस होती है, तो वो अर्ली स्टेजेस आपको लोग पढ़ते आ ही रहे हैं, मुझे लगता है कि इसको ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत है। जब मैंने आपको अर्ली आइडेंटिफिकेशन अर्ली इंटरवेंशन बताया, तो ये जो प्रिंसिपल है ये उसी से ही कनेक्टेड है। ठीक है, कि अर्ली स्टेज क्यों, क्योंकि मैक्सिमम ब्रेन डेवलपमेंट जो है वो अर्ली स्टेज पे हो रहा है बच्चे का। तो यहाँ पे यदि हम बच्चे को, जो बच्चे रिस्क पे हैं, यदि हम यहाँ पे बच्चे को जो है वो प्रॉपर एनवायरनमेंट देते हैं तो बच्चे का डेवलपमेंट बहुत बेहतर होगा। इस स्टेज पे जिस तरह से बच्चे का सोशल भावना, इमोशनल डेवलपमेंट होगा, वैसा जो है वो पूरे लाइफ में जो है वो उस चीज को इन्फ्लुएंस जो है वो करेगा। इसीलिए कहते हैं बच्चे का, बच्चे के सामने सही चीजों को रखा जाए, उसे मैक्सिमम एक्सपोजर दिया जाए, है ना, बच्चे को एनवायरनमेंट बहुत अच्छा दिया जाए, क्योंकि आज जो बच्चा जो सीखेगा वो इस स्टेज पे जो भी बच्चा सीखता है वो जिंदगी भर जो है वो भूल नहीं पाता है। ठीक है, आगे मूव करते हैं गाइस। तो ये तो था प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। आई होप कि ये चीजें आपको समझ में आई होंगी और क्लियर भी होंगी गाइस। तो क्योंकि पेपर एग्जाम सीरीज है तो इसीलिए मैंने चीजों को एक साथ लाने का प्रयास किया है। सेशन थोड़ा सा लंबा होगा गाइस, पेशेंस रखने का प्रयास कीजिएगा, लेकिन बहुत फ्रूटफुल होने वाला है, ये मैं आपको गारंटी देती हूँ। ठीक है, तो आगे मूव करते हैं गाइस। नेक्स्ट और बहुत ही फेवरेट टॉपिक एग्जामिनर का क्या है, पिक्चर को देख के कोई बताएगा? यस, दिस इज नेचर और नर्चर, नेचर और नर्चर। ठीक है, दूसरा टॉपिक है प्रकृति बनाम पोषण, बहुत ही फेमस टॉपिक है। आप 1 नंबर 2 या 5, 10 में नहीं मैं कह रही हूँ, 1 2 या 5 इनमें ये क्वेश्चन आने का चांसेस आपका है। तो ये है क्या नेचर और नर्चर? ठीक है, प्रकृति क्या होती है तो डिस्कस करते हैं। प्रकृति और जो है वो पोषण, इनमें अंतर क्या है? तो देखते हैं कि नेचर और नर्चर में डिफरेंस क्या होता है गाइस। नेचर इज बेस्ड ऑन हेरिडिटी विच इज फिक्स्ड एंड कैन नॉट बी चेंज। नेचर उस व्यक्ति की प्रकृति क्या है ना, उसके अंदर क्या छुपी हुई क्षमताएं हैं जो उसको पेरेंट्स से मिल रही हैं, दैट इज नेचर, प्रकृति, है ना, जो कि जिसमें हम कुछ कर नहीं सकते, जिसमें हमारा कोई भूमिका नहीं है, कोई रोल नहीं है, हम उसको घटा बढ़ा नहीं सकते हैं। दिस इज कॉल्ड नेचर। नेचर मीन्स हेरिडिटी, जो हमें रेडीमेड मिल रहा है, पका पकाया मिल रहा है। अब आता है दूसरा नर्चर, थोड़ा सा ही नाम, इवन स्पेलिंग भी कंफ्यूज करती है गाइस, हिंदी हो या इंग्लिश हो। तो नर्चर क्या होता है? इट इज बेस्ड ऑन एनवायरनमेंट, कैसे उसका पोषण किया जा रहा है, कैसे उसको खिलाया पिलाया जा रहा है। ठीक है, प्रकृति जो है पर्यावरण पर आधारित है। ठीक है, प्रकृति यहाँ पे नर्चर है, सॉरी पोषण, सॉरी ये प्रकृति नहीं है, यहाँ पे पोषण आएगा। पर्यावरण पदार्थ है जो गतिशील है, जिसे बदला जा सकता है। ठीक है, आप हेरिडिटी को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हम जो है नर्चर को जो है वो चेंज कर सकते हैं। आगे देखते हैं। डेवलपमेंट इज इक्वल टू, जैसा मैंने आपको बताया था, इसमें से ये नहीं बोल सकते खाली नेचर नेचर हो तो काम चल जाएगा। नेचर मतलब हेरिडिटी, नर्चर मतलब एनवायरमेंट। ठीक है, तो ना प्लस करने से काम चलेगा ना माइनस करने से काम चलेगा। हेरिडिटी मल्टीप्लाई बाय एनवायरनमेंट इज इक्वल टू डेवलपमेंट। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन की बात हो रही है, तो नेचर को नर्चर से जो है आपको जो है वो दोनों का ही बच्चे की डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंट भूमिका है। आगे मूव करते हैं। इसमें 5 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है गाइस। नेचर रेफर्स टू जेनेटिक्स एंड ऑल द फैक्टर्स दैट आर इनहेरिटेड। नेचर क्या होता है?
जेनेटिक होता है, ठीक है, आनुवंशिक होता है। इसमें वो सभी फैक्टर्स होते हैं जो कि बच्चे को कहाँ से मिलते हैं, विरासत में मिलते हैं, ठीक है। और नर्चर क्या होता है, ये उसका एनवायरनमेंट होता है जो उसको पेरेंट्स के द्वारा उसके आसपास के एनवायरनमेंट से जो है वो मिलता है, ठीक है। तो नेचर मतलब जेनेटिकल फैक्टर्स, जितने भी जेनेटिक से, हेरेडिटी से, क्रोमोसोम से, जीन्स के द्वारा उसको जो मिल रहे हैं, गुण मिल रहे हैं। और नर्चर हम उनका पोषण कैसे करते हैं, जो भी इनहेरेंट पावर्स है उनको आप पोषित किसी प्रकार से करोगे, ठीक है। तो ये है आपका नेचर और नर्चर। आप देखते हैं दोनों में डिफरेंस क्या है। यदि 5 नंबर का क्वेश्चन आता है तो आई थिंक ये इनफ रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो नेचर, दोनों को मैंने इसलिए साथ में लिया है। नेचर रेफर्स टू द ट्रेट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इनहेरेंट और जेनेटिक्स इन ऑरिजिन, ठीक है। नेचर मतलब जो उसके अंदर गुण है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो उसको इनहेरेंट जो है वो मिल रही हैं पेरेंट्स के द्वारा, ठीक है। और या फोर पेरेंट्स के द्वारा, दादा दादी के द्वारा, ये सारी क्या है, जेनेटिक हेरिडिटी, आप बहुत अच्छे से तरीके से जानते हो गए। लेकिन नर्चर क्या होता है, नर्चर रेफर्स टू द ट्रेट्स और द क्वालिटी दैट आर लर्न बाय ऑर्गेनिज्म एज दे ग्रो, ठीक है। जैसे जैसे वो बड़ा होता है, वो गुण जो वो वातावरण में रह करके सीखता है, अपने परिवार से, स्कूल से, नेबरहुड से, अपने दोस्तों से, ठीक है, अपने अनुभवों से, वो सारा क्या होता है, वो नर्चर कहलाता है, पोषण कहलाता है। लेकिन जो रेडीमेड है, पका पकाया है, जो आपका जो है वो आपका जो है वो पेरेंट्स के द्वारा आपको जेनेटिकली मिल रहा है, दैट इज नेचर। और जो हम खुद सीख रहे हैं रह करके अपने अनुभवों से, गुणों के द्वारा, गुण जो हमारे अंदर आ रहे हैं वातावरण के द्वारा, ठीक है, वो आपके जो है वो नर्चर कहलाएंगे। नेचर डजेंट चेंज बेस्ड ऑन एक्सटर्नल फैक्टर, नेचर जो है वो बाहरी कारकों के आधार को पर बदलता नहीं, ठीक है। लेकिन नर्चर जो है वो चेंज हो जाता है, ठीक है, डस चेंज बेस्ड ऑन एक्सटर्नल फैक्टर। ये हम इसको, इसमें हम अपना जोड़ गुना घटा बढ़ा कर सकते हैं, इसको हम घटा बढ़ा सकते हैं, लेकिन नेचर को आप घटा बढ़ा नहीं सकते, जो मिला वो मिल गया, ओके। लेकिन नेचर के द्वारा हम जो है उसकी जो कमियां हैं, जो मिला है, उसको भी कहीं ना कहीं पूरा कर सकते हैं। आगे मूव करते हैं। इट रेफर्स टू ए इंडिविजुअल्स इननेट क्वालिटीज, ये बच्चे के अंदर जो छुपी हुई क्षमताएं हैं, जन्मजात गुण है, उसको बोलता है नेचर। और ये किसको बोलता है, ये जो है इननेट क्वालिटी इसकी बताए, जन्म, ये जन्मजात गुण नहीं, जो उसने यहाँ पे डिफरेंस में, तीन में, थर्ड डिफरेंस में, मैंने डिफरेंस में अंतर हो गया गाइस, मतलब दोनों सेम लिखे गए हैं। तो यहाँ पर इननेट पावर्स की बात नहीं कर रहा है, नर्चर में क्या हो रहा है, जो आपको वातावरण में रह करके जो क्वालिटीज आप जो है वो सीख रहे हैं, जो क्वालिटीज आप जो है अपने अंदर जो है वो समाहित कर रहे हैं, आपको बाहरी वातावरण से जो मिल रही है वो नर्चर होगी। और जो इननेट है, आंतरिक उससे मिल रही है, वो आपकी जो है वो थर्ड वाला जो है वो नेचर कहलाएगा। इट इंक्लूड जीन्स एंड हेरिडिटी, फिजिकल अपीयरेंस, पर्सनैलिटी, कैरेक्टर्स, वो नेचर आएगी, ठीक है। जीन्स है, हेरिडिटी है, आपकी फिजिकल अपीयरेंस कैसी है, उसमें हमारा नहीं कोई वो होता है ना, हमारा कोई जोर जोर नहीं होता कि हम कैसे दिखेंगे, है ना, हमारे बालों का कलर कैसा होगा, हमारी स्किन का कलर कैसा होगा, ऐसा, है ना, हमारी पर्सनैलिटी, बहुत सारा हिस्सा जो है ये नेचर पे डिपेंड करता है, हमारी हेरिडिटी पे होता है। लेकिन हम एनवायरनमेंट के थ्रू उनको चेंज कर सकते हैं, आजकल तो बालों के कलर को भी चेंज कर लोगे, है ना, आजकल और बहुत सारी चीजें परिवर्तन हो जाए आप सब। तो ये क्या है, वातावरण, एनवायरनमेंट की तरफ से। इट इंक्लूड्स एनवायरमेंटल फैक्टर, चाइल्डहुड एक्सपीरियंस, हाउ वी रेज, सोशल रिलेशनशिप एंड सराउंडिंग कल्चर, जैसा मैंने अभी आपको बताया। तो इनमें आपके वातावरण का, पेरेंट, फैमिली का, आपके स्कूल का, आपकी कम्युनिटी का, सबका रोल होता है नर्चर में। तो ये था आपका नेचर और नर्चर, छोटा सा टॉपिक है लेकिन इंपॉर्टेंट, आप इसको मान के चलिएगा। 5 नंबर में या फिर 2 नंबर में आपसे पूछ सकता है कि नेचर और नर्चर में अंतर क्या है, किसी एक को पूछ ले नर्चर क्या होता है, ठीक है। तो नर्चर, एनवायरमेंट, नेचर, हेरिडिटी, ठीक है। कई बार कंफ्यूज हो जाता है, नेचर मतलब एनवायरनमेंट बोल देते हैं, तो ऐसा नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो लास्ट टॉपिक पे गाइस कहीं ना कहीं आ रहे हैं। तो लास्ट टॉपिक है आपका आइडेंटिफाई डेविएशंस एंड गिफ्टेडनेस। हम डेविएशंस को किस तरह से पहचानेंगे, तो जब डेविएशंस की बात करेंगे तो डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स आएगा गाइस। तो डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स के ऊपर डिटेल में भी सेशन है, हम सब जानते हैं, तो देख लेते हैं कि डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स, पहले तो माइलस्टोन्स क्या होता है, अ स्टोन सेटअप बेस्ड रोड टू मार्क द डिस्टेंस इन माइल्स टू अ पर्टिकुलर प्लेस, ठीक है। हमें पता है ना, जैसे कहीं जाना है हमारे को, एक कानपुर के लिए एक स्टोन लगा, तो इसका मतलब क्या है, जहां आप खड़े हो वहां से कानपुर 217 किलोमीटर है, तो ये बीच बीच में स्टोन लगे होते हैं ना रोड पे, तो ये आपको क्या बता रहे हैं, इसी को बोलते हैं माइल स्टोन। तो ऐसे ही
हमारा जो शरीर का जो हमारा विकास होता है, हमारा जो फिजिकल डेवलपमेंट या ग्रोथ होती है, तो वो भी आपका क्या माइलस्टोन्स आपके होते हैं। इस स्टेज पे आप ऐसा सीखोगे, इस स्टेज पे आप बच्चा ऐसा अपीयर होगा, इस स्टेज पे ऐसा होगा। तो ये क्या माइलस्टोन। अभी हमें जो है, हम मान लीजिए कि एक जगह पे 1 घंटे में पहुंचने वाले हैं, ठीक है। मान लीजिए वो 50 किलोमीटर की दूरी है, और हम 1 घंटे में एक्सपेक्टेड है कि पहुंच जाएंगे, नॉर्मल है, ये एवरेज है। लेकिन हम 1.5 घंटे तक भी नहीं पहुंचे, 2 घंटे तक भी नहीं पहुंचे, तो जितना डेविएशन होता चला जाएगा, इसका मतलब है कि हम जो है वो डिले होते चले जा रहे हैं। तो अभी आपके सामने है, डिले इन डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है। पहले तो नॉर्मल डेवलपमेंट के साथ में इसको बताएंगे, और फिर डिले इन। नॉर्मल डेवलपमेंट मतलब कि ए सिग्निफिकेंट स्टेज और इवेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ समथिंग, है ना। बच्चे का डेवलपमेंट हो रहा है तो सिग्निफिकेंट स्टेज है ना, कहाँ पे क्या क्या करेगा, पिक्चर आपके सामने है ना, किस स्टेज पे बच्चा क्या क्या करेगा। आपको कभी पता है ऑर्डरली होता है कि क्रमानुसार होता है। अब डिले का मतलब क्या हो जाता है, डिले डेवलपमेंट, है ना। डेवलपमेंट डिले इज व्हेन अ चाइल्ड इज लेट रीचिंग देयर डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स कंपेयर टू देयर पीयर्स। अपने साथियों के कंपैरिजन में, अपनी उम्र के और बच्चों के कंपैरिजन में, जब बच्चा इन माइलस्टोन्स पर देरी से पहुंच रहा है, तो उसको डिले डेवलपमेंट बोलते हैं, सिंपल, है ना। 6 महीने वाला काम वो 8 महीने में कर रहा है, ठीक है। 6 महीने वाला काम वो 1 साल में करा तो ज्यादा ही डिले हो गया। 6 महीने वाला काम उसने 7 या 8 महीने में करा तो ओके, ठीक है। तो ये क्या होता है, डिले इन डेवलपमेंट। आई होप कि कंसेप्ट क्लियर होगा, 2-3 बार और ध्यान से पढ़िएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। नॉर्मल डेवलपमेंटल स्टेजेस आपके सामने है गाइस, इनको देखिएगा, ठीक है। कौन सी स्टेज में बच्चा कैसे अपना करता है, ये सिफेलिक ऑर्डर, और ये भी आपको समझ में आ जाएगा कैसे सिर पहले संभालता है और फिर पैरों पे आता है, ठीक है। तो ये चीजें होंगी, नॉर्मल डेवलपमेंटल स्टेजेस आपको बता रखे हैं। अब गाइस से डिले की जब हम लोग बात करें, तो पहले हमें नॉर्मल समझना होगा। तो नॉर्मल आपको पता है, तो अभी ये सही स्टेजेस को हम लोग देख रहे हैं, क्योंकि हम लोग बात काम करते हैं डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी की फील्ड में। तो यदि एक हम देखें तो 1 से 3 महीने में बच्चा क्या करता है, वॉइस को जो है वो रिस्पॉन्स देता है। माँ अगर कोई भी आवाज लगाती है तो उसकी तरफ देखना शुरू हो जाता है, ये नॉर्मल है। अगर इसके अनुसार देखो तो ये नॉर्मल है, नॉर्मल स्टेज है, ठीक है। अब यदि ये क्या दिया हमने, ऐसा तो नहीं बोला ना कि 1 महीने में करेगा या 2 में करेगा या 3 में करेगा, एक नहीं, 1 से 3 बोला, दिस इज कॉल्ड रेंज, विस्तार है ना। 1 से 3 तक, कुछ बच्चे जल्दी भी कर लेते हैं, कुछ 3 तक भी करेंगे। लेकिन जब बच्चा 3 से 4 महीने हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, जो काम उसको 3 महीने में करना है वो 6 तक करा, तो इसका मतलब है वो लेट है। यानी कि अगर बच्चा, कहने का मतलब है कि 6 महीने तक भी, 5 महीने तक भी बच्चा रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है नाम को या आवाज को, तो समझिए कि बच्चे में डिले डेवलपमेंट के कुछ सिम्टम्स आ रहे हैं। आगे मूव करते हैं। स्माइल सेट अदर, है ना, नेक कंट्रोल, तो इनको तो बताने की जरूरत नहीं, ये तो हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। सिटिंग विदाउट सपोर्ट और 5 to 7 मंथ में ही कर लेता है, ये सारे नॉर्मल है, इसमें डिले कुछ भी नहीं, ध्यान रखिएगा। स्टैंडिंग, इतने से इतने में स्टैंडिंग हो जाता है, ठीक है। बच्चा इंडिपेंडेंटली चलने लग जाता है इतने से इतने में। तो देखो रेंज दे रखे, कुछ बच्चे तो 12 महीने में भी चलने लग जाते हैं, लेकिन उसने 20 तक बता दिया आपको, यानी कि ये विस्तार है। अगर बच्चा 1.5 साल तक भी चलता है तो लेट नहीं माना जाएगा। लेकिन बच्चा भी 1.5 साल तक भी नहीं चला, जो काम उसकी उम्र के बच्चे 1 साल, 14 महीने, 15 महीने, 20 महीने तक कर रहे हैं, और वो बच्चा जो है वो 24 महीने, 25 महीने तक भी नहीं कर पा रहा है, तो समझिए कि लेट है, शक है थोड़ा सा। अच्छा, अब ये नहीं करा, मान लो एक बच्चा कोई 2.5 साल तक चला नहीं, तो आप बोले मंदबुद्धि है, तो ऐसा भी नहीं कह सकते। खाली मंदबुद्धिता या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होने के लिए सिर्फ डिले डेवलपमेंट नहीं, और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो वो आप मेंटल ट्रेडिशन को जो सेशन है, आप लोग उसमें, हम लोग भी पढ़ भी चुके हैं डिसेबिलिटीज, तो आपको ये बहुत अच्छे से पता है। देन टॉकिंग 2 to 3 वर्ड्स, स्पीच की भी बात कर रहे हैं कि 2 से 3 शब्द जो है बच्चा 16 से 30 महीने में बोलना शुरू हो जाता है। यदि नहीं करता है इस टाइम में और ये लेट हो जाता है, तो इसको डिले बोलेंगे, ठीक है। अपने आप खाना खाने लग जाता है 2 से 3 महीने में, बच्चा साल में, सॉरी, ठीक है। और बच्चा 3 से 4 साल में जो है वो अपना नाम बोलना, अपना नाम, एक शब्दों को बोलना और बातें करना, तो ये यही तो रीजन है ना कि स्कूल में बच्चा जा रहा है ना। तो दूसरों के बारे में बात बोलना, तो ये सारी चीजें बच्चा 3 से 4 साल में कर लेता है। यदि ये नॉर्मल जो चीजें हैं, ये नॉर्मल स्टेजेस है, ठीक है। अगर बच्चा इनको उस स्टेज पे नहीं कर पा रहा है,
तो टॉयलेट कंट्रोल बच्चा 3 से 4 साल में हो जाएगा। तो यदि वो बच्चा टॉयलेट कंट्रोल नहीं हो पा रहा है 3 से 4 साल में, तो बच्चा 5 साल में भी मान लीजिए नहीं हुआ, जनरली बच्चा 3 साल में हो जाता है, इसीलिए 3 साल स्कूल चला जाता है। लेकिन फिर भी मान लीजिए कोई बच्चे कई बार जाते हैं ना, शुरू शुरू में बच्चा जब स्कूल जाता है तो मम्मियाँ उसकी एक एक पैंटी एक्स्ट्रा रख के भेजती, क्योंकि जी अभी 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 सीखा है। तो हो सकता है कभी कभी बच्चा कर दे, तो चलिए ये 4 साल तक का समय दे देते हैं। लेकिन अभी 4 तक भी नहीं कर पा रहा है, तो इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। ठीक है, तो ये होता है डिले डेवलपमेंट। अभी समझ में आएगा। तो मुझे इसीलिए मैंने इन पिक्चर्स को ये डाला। मुझे लगा जब तक नॉर्मल डेवलपमेंट नहीं समझ में आएगा तब तक डिले कैसे समझ में आएगा। ठीक है, आई होप कि हेल्पफुल रहे होंगे आपको। तो लास्ट स्लाइड है गाइस, आइडेंटिफाइंग डेविएशंस एंड गिफ्टेडनेस। कैसे इन डेविएशंस और गिफ्टेडनेस को आप जो है पहचानोगे। तो सबसे पहले ये बेल शेप इंटेलिजेंस डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व है गाइस, इसको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर मैं चाहूँ तो इसके ऊपर पूरा एक सेशन हो सकता है, लेकिन हमें यहाँ पे सिर्फ कंसेप्ट को समझना। और मैं ये मान के चलती हूँ कि ऑलरेडी आपने चीजें पहले पढ़ी भी हुई हैं, 1 साल पूरा आपने क्लासेस अटेंड करी है। ठीक है, और कंटिन्यूस पेपर की तैयारी करते आ रहे हो, और आप देख ही रहे हो कि सभी पेपर्स का मैटर जो है वो एक दूसरे से कनेक्टेड आ रहा है, टॉपिक्स कनेक्टेड आ रहे हैं। तो मैं समझती हूँ कि इसका बेस आपके पास है। तो आइडेंटिफाइंग डिविशन डेविएशंस, दूरी, आप इस विचलन को पहचानोगे कैसे कि कितनी दूरी है, और गिफ्टेडनेस को कैसे पहचानोगे। तो आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो बेस ये जो बीच में जो चीजें आ रही हैं 25%, 25%, यानी कि ये जो है ये एवरेज है। इनका आईक्यू जो होता है वो 90 to 110 होता है। इनका आईक्यू कितना होता है? 90 to 110 होता है। ठीक है, किनका? इनका। ये है आपके एवरेज। ठीक है, और आपका यहाँ जब मैं बात कर रही हूँ एवरेज से, इधर लेफ्ट साइड पे जो भी जा रहा है ये दूरी बढ़ रही है। ठीक है, तो 90 से 85 और 80, तो ये कितनी दूरी है? थोड़ी सी दूरी है ना, ज्यादा दूरी तो है नहीं। 90 से 85, 80, 75, ये थोड़ी। तो इसीलिए क्योंकि ये डेविएशन विचलन जो है वो कम है, तो इसीलिए ये बिल्कुल एवरेज के, इसलिए इसको लो एवरेज या बॉर्डर लाइन या स्लो लर्नर या अंडर अचीवर भी इसे हम लोग कहते हैं। लेकिन जब बात 70 आईक्यू की होगी, तो दूरी बढ़ गई ना 90 से, देखो डिस्टेंस ज्यादा हो गया, ज्यादा हो गया, तो परसेंटेज भी कम हो। जब मैक्सिमम बच्चे देखिए 25, 25 यहीं पर ही आ रहा है, 50% तो यहीं पर आ रहा है, अब बाकी के जो है वो इधर बटे हुए हैं। ठीक है, तो अब ये जो है यहाँ पर देखिए जो इसके नजदीक होगा उसकी परसेंटेज भी ज्यादा होगी। तो लो लो एवरेज या फिर बॉर्डर लाइन केसेस ज्यादा है कंपैरेटिव टू इंटेलेक्चुअल डिसेबल। अब जब बात 70 से भी नीचे चली गई, वहां सब 70 से भी नीचे लेके, तो देखिए तो 90 से ये दूर हो गए ना, तो इसको बोलते हैं विचलन, डेविएशन। ठीक है, और अब जब 70, आपको पता है 70 और 70 से बिलो जो है वो सारे मेंटली रिटार्डेड होंगे। और अब इनमें भी, अब इनकी परसेंटेज देखो कितनी, 2.2 to 3% मैंने आपको बता ही रखा है कि इसका जो है वो प्रिवलेंस रेट होता है, इसकी कितनी मतलब रेंज होती है, कितने मात्रा में पाया जाता है मेंटल रिटार्डेशन। तो देखिए कितना परसेंटेज है, तो वेरी लो, ये बहुत कम है। तो ये होती है डेविएशन की बात कर रहे हैं। तो परसेंटेज ऑफ केसेस कितना है? 2 से 3%। अभी इनका जो परसेंटेज ज्यादा है और एवरेज जो है वो ज्यादा है ना। आप अपने आसपास कितने एक बच्चे देखते हैं जो बॉर्डर लाइन केसेस है? आप स्कूल लेवल पे जाएंगे तो आपको बहुत सारे, हर क्लास में 2-4 बच्चे ऐसे मिल जाएंगे। लेकिन कितना बच्चा आपको क्लास में आपको दिखा कि वो स्पेशल चाइल्ड है, मेंटली रिटार्डेड है? बहुत कम, है ना। कई स्कूलों में आपको कुछ एक बच्चे जो है वो दिख रहे हैं। तो 2 to 3% के करीब जो है वो इसमें आ रहा है लगभग। ठीक है, तो 70। तो ये जो दूरी यहाँ पे इस पिक्चर को लेने का मेरा एक ही तात्पर्य है कि आपको डेविएशन का कंसेप्ट मैं आपको बताता हूँ। और ये आपका जो है बीच वाला जो है वो एवरेज है। औसत बच्चे, ज्यादातर बच्चे इसी में आएंगे, सबसे ज्यादा परसेंटेज भी इसी में ही देखने के लिए मिलेगा। जो माइनस में जा रहा है डेविएशन, पीछे की तरफ जा रहा है, कम होता जा रहा है, 85, 80 माइनस हो रहे हैं ना, कम हो रहे हैं, तो ये सारे क्या है गाइस? ये आपके जो है वो डिसेबल चाइल्ड या फिर इंटेलेक्चुअली डिसेबल बॉर्डर लाइन केसेस जो है वो यहाँ पर आ जाएंगे। ये भी एक्सेप्शनल है क्योंकि विरले हैं, ये भी कम दिखते हैं, तो इसलिए इनको भी एक्सेप्शनल चिल्ड्रन बोलते हैं। अभी आ जाइए इधर, 100 जो 110 तक आईक्यू था ना, अभी इधर भी कुछ है, लेकिन इधर तो आईक्यू बढ़ता चला जा रहा है, और लेकिन है ये भी दूरी पे, तो ये भी विचलन है, ये भी डेविएशन है, लेकिन ये प्लस हो रहा है आईक्यू। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? गिफ्टेडनेस या क्रिएटिव बच्चे, वो बच्चे जो गिफ्टेड है ना, वो बच्चे जो जीनियस है, वो बच्चे जो क्रिएटिव है, एबव एवरेज है, सुपीरियर है, वेरी सुपीरियर है। तो इनका भी, जैसे जैसे आप देखिएगा इनकी परसेंटेज ज्यादा होती, आईक्यू ज्यादा होगा, इनकी परसेंटेज कम होती चली जाएगी। अब 110 तक तो नॉर्मली एवरेज है, जैसे ही 115 हुआ, 120 हुआ, तो परसेंटेज देखो 25 से 16 पे आ गए,
है ना, कम हो गया लेकिन इसके लगभग लगभग है। अभी जब परसेंटेज जो है वो 120 से 130 में सुपीरियर में आ गया, ठीक है, तो 6.7%, बहुत कम बच्चे हमारे में से सुपीरियर होंगे, क्रिएटिव बच्चे हैं, ठीक है। और 130 प्लस या 140 के करीब जब या उससे भी ज्यादा जब आईक्यू होगा, तो ये आपका जो है वेरी सुपीरियर या जीनियस या जिसे गिफ्टेड बच्चे भी कहते हैं। तो इधर आईक्यू प्लस हो रहा है और इधर आईक्यू जो है वो माइनस में जा रहा है। बात समझ आई? रंग से भी आपको समझ में आ रहा होगा, येलो या ऑरेंज जिसको है मतलब कि खतरे में है बच्चा, है ना, थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम्स है, और रेड आ गया तो पूरा ही खतरे में है, डिसेबिलिटी में है बच्चा 2.2%। तो ये चीज आई थिंक इससे बेस्ट जो है मुझे पिक्चर मिली नहीं आइडेंटिफाइंग डेविएशन और गिफ्टेडनेस को समझाने के लिए। तो आई होप कि कंसेप्ट आपको क्लियर होगा। अगर ये टॉपिक आता है तो आप इंटेलिजेंस डिस्ट्रीब्यूशन का जो चार्ट आप लोगों ने पढ़ा होगा कि किसका कितना आईक्यू होता है, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, प्रोफाउंड और जीनियस के बारे में, क्रिएटिव बच्चों के बारे में, वो चीज भी आप बता सकते हैं। और यहाँ पर आप डिले डेवलपमेंट का कंसेप्ट भी दे सकते हैं। ये तब आप देंगे जब आपका ये क्वेश्चन ऐसे टाइप में आपका जो है वो आ जाता है। अदरवाइज जिस हिसाब से आपसे वो पूछेगा, अगर नॉर्मल डिले डेवलपमेंट पूछता है तो वो वाला पार्ट हटा दीजिए, अभी मैंने आपको इतना सारा उसमें बताया, अलग से सेशन भी है। और यदि गिफ्टेडनेस और इनके बारे में इनको सबको रिलेट करके पूरा एक क्वेश्चन पूछता है, तो ये सारों को रिलेट करके आपने जो है वो क्वेश्चन विद एग्जांपल जो है वो आपको बनाना है। आई होप कि आपको परसेंटेज और दूरी ना ये सारी चीजें जो है समझ में आई होंगी। तो होपफुल गाइस ये सेशन आपके लिए इंटरेक्टिव है, ठीक है। तो अगर आपको सेशंस अच्छे लग रहे हैं, आपको हेल्पफुल हो रहे हैं, तो प्लीज आप शेयर करते रहिए अपने फ्रेंड्स के साथ में भी, ठीक है। और लाइक करके कमेंट जरूर किया कीजिएगा ताकि मोटिवेशन मिलता है और अपडेट होता रहता है कि सेशंस जो है वो कैसे और इम्प्रूव किया जा सकता है, ठीक है। तो फिर है आपका जैसे स्क्रीनिंग ऑफ चिल्ड्रन विथ मेंटल रिटार्डेशन। तो ये आपका ये भी आप जो है डेविएशन वाले टॉपिक में ही कर सकते हैं, ऑलरेडी मैं हालांकि इसको मैं बता चुकी हूँ, ठीक है, स्क्रीनिंग वाले में। तो ये आपकी चेकलिस्ट है एनआईएमएच की, तो इनको भी आप कर सकते हैं। तो ये भी आपका जो है वो डिले डेवलपमेंट और स्क्रीनिंग को यहाँ पे बता रहा है, कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे कि बच्चे में कुछ डिले डेवलपमेंट हो रहा है। तो ये डिले डेवलपमेंट का जो टॉपिक आएगा तो आप स्क्रीनिंग वाले इसको आप जो है बता सकते हैं। एज वाइज आपकी 3 स्क्रीनिंग चेकलिस्ट एनआईएमएच के द्वारा दी गई है। तो आई होप कि सेशन आपके लिए हेल्पफुल होगा, और मोस्ट ऑफ कंटेंट मैंने यहाँ पे कवर अप करने का प्रयास किया है गाइस। सेशन आप 2 पार्ट में देखिए, 3 में देखिए, पॉज करके देखिए सेशन, क्योंकि एग्जाम प्रिपरेशन की रिवीजन चल रही है गाइस, तो सेशन थोड़े से लंबे हैं यहाँ पर। लेकिन जब आपके जो है आगे जब आप सेकेंड ईयर में जाएंगे गाइस, तो आपके जो है सेशन जो है वो टॉपिक वाइज जो है हम लोग प्रैक्टिकल और थ्योरी कंटेंट को डिस्कस करेंगे, छोटे छोटे सेशंस बनाएंगे और चीजों को और डिटेल में करने का प्रयास जो है वो करेंगे। तो इसलिए अपने फ्रेंड्स के साथ में भी शेयर करिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट गाइस, थैंक यू सो मच। स्टे ट्यून विद द चैनल। इवनिंग में आपका जो है वो स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट के ऊपर जो है नेक्स्ट सेशन आएगा। सेशन ऑलरेडी रेडी है गाइस बिल्कुल, लेकिन मैं साथ में इसलिए नहीं कर रही हूँ कि आप लोग इस सेशन को इनफ आपको टाइम मिल जाए। इवनिंग में आपको सेकंड सेशन मिलेगा और अपकमिंग सेशन जो है वो आपको कल मिलेगा, ठीक है। तो लगातार आपके सेशन रहेंगे, जैसे आपने कहा कि मैम इस बार सेशन आप जल्दी दीजिएगा ताकि हमारा टाइम जो है वो हमें इनफ टाइम मिल पाए सेशंस को कवर अप करने के लिए। तो उस बिल्कुल आपकी आज्ञा जो है बिल्कुल मैं एक्नॉलेज करती हूँ। थैंक यू सो मच गाइस, स्टे ट्यून विद द चैनल और चैनल के साथ जुड़े रहिए। आपके सपोर्ट के लिए, आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।